एपिसोड 96। अस्मिता भागकर कमरे में आती है और बेसिन में जाकर अपने हाथों को धोने लगती है। अस्मिता नम आंखों से हाथों को रगड़ रगड़ कर धो रही थी। अस्मिता अपने हाथों को देखती है जिस पर मेहंदी का केसरी रंग आ चुका था और उसके हथेली पर रचा नाम मिट भी नहीं रहा था। अस्मिता अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अस्मिता गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी कमरे में अदिति आती है और वॉशरूम का डोर नॉक करती है। ननन साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप इस तरह भागकर क्यों आई? अस्मिता अंदर से कहती है, हम ठीक है, वो पता नहीं मेहंदी के कारण हमारे हाथ क्यों जल रहे थे। अस्मिता की बात सुनकर अदिति घबरा कर कहती है, क्या? फिर तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मेहंदी तो हमने शाम को खुद अपने हाथों से पीस कर बनाई थी और सभी के लिए बनाई है, फिर तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अस्मिता हड़बड़ा कर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने हाथों को नैपकिन में छुपाते हुए कहती है, वो भाभी से हम आपको बताना ही भूल गए थे, हमें मेहंदी के पत्तों से एलर्जी है। हम हर बार गुड़ की मेहंदी बनाकर लगाते हैं। अदिति अस्मिता के हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करती है और कहती है, क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? हम एक बार दिखाइए ना। अस्मिता ना में सिर हिलाती है, नहीं भाभी साहब, बस थोड़ा सा बर्फ घिस लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप जाइए, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। अस्मिता अदिति के माथे पर एक बार हाथ फिराकर देखकर वहां से चली जाती है। अस्मिता बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथों को घूरने लगती है, जिस पर चली जाती है। अस्मिता बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथों को घूरने लगती है, जिस पर पहला अल्फाबेट ए लिखा हुआ था। अस्मिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गुंजन की मेहंदी हो चुकी थी। वो अपनी मेहंदी को देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से रचाई गई थी। गुंजन को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। लंबे काले बाल, स्लीवलेस टॉप और पैर में खुला प्लाजो, गुंजन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इनमें। गुंजन अपनी मेहंदी को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। वहीं सामने से अद्विक नीचे उतर रहा था। वो गुंजन को देखकर रुक जाता है। वो एक तक गुंजन को देखने लगता है। वहीं गुंजन को अपने पर किसी की नजरें महसूस होती है तो वो ऊपर देखती है। वो भी चकित होकर रुक जाती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गुंजन अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अद्विक मुस्कुराता है पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसने भी तो कभी गुंजन से बात ही नहीं की थी। वो भी थोड़ा सा शर्मा रहा था। अद्विक नीचे नीचे आने लगता है। वहीं गुंजन की धड़कनें तेज होने लगती है। वो भागकर अद्विक के बगल से निकल जाती है। अद्विक उसे देखता ही रह जाता है। पूरे दिन बस हलचल मची हुई थी। सिसोदिया परिवार एक बड़े से रिजॉर्ट में रुका हुआ था। वहीं दूसरे दिन शाम को प्रताप परिवार लोगों से भरा हुआ था। सारी स्त्रियों ने राजस्थानी पोशाक पहना हुआ था और सारे आदमियों ने जयपुरी और राजस्थानी पोशाक पहना हुआ था। सभी लोग हॉल के आसपास चेयर पर बैठे थे और बीच में बंजारन अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। शाम का वक्त था। अदिति अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे के पास खड़े हमारे अद्वैत कुंवर सा कहते हैं, हुकुम रानी साहब, और कितना सजेंगी? आज अपने हुकुम को आपकी खूबसूरती दिखा दिखाकर मारी डालना है क्या? ये सुनकर अदिति अपने सिर पर जो पल्लू रख रही थी वो हैरान होकर पीछे मुड़ती है और कहती है, ये क्या बोल रहे हैं हुकुम साहब, ऐसा मत कहिए ना। कहकर अदिति की आंखें नम हो जाती है। अद्वैत कमरे में आता है और अदिति को देखकर कहता है, अच्छा हमारी हुकुम रानी साहब, हमें माफ कर दीजिए पर आप तो खूबसूरत लग रही हैं। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, आपको तारीफ करनी भी आती है? कहकर अद्वैत को देखती है, जिसने जयपुरी पोशाक पहना हुआ था, जिसमें वो काफी रौबदार पर्सनालिटी वाला दिख रहा था। वहीं अद्वैत भी अदिति को देखता है। ऊपर से नीचे अदिति एक सुशील और खूबसूरत लड़की दिख रही थी। अद्वैत धीरे से अदिति की आंखों से हल्का सा काजल अपनी उंगली में लेता है और अदिति के कान के पीछे लगा देता है। अदिति अद्वैत के सीने पर हाथ रखती है। अद्वैत अपने दिल के पास अदिति का हाथ जोर से दबाता है। अदिति अपनी आंखें बंद करके अद्वैत की दिल की धड़कनें सुनने लगती है। अद्वैत अदिति के हाथों को देखता है जिसकी मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आया हुआ था। अदिति भी अपने मेहंदी के रंग को देखकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि इतना गहरा रंग उसकी शादी के वक्त भी नहीं आया था जितना आज आया था। अद्वैत अदिति के हाथों को चूम लेता है और अदिति के लटों को उसके कान के पीछे करता है। अदिति नजरें नीचे कर लेती है। अद्वैत जैसे ही अदिति के माथे पर किस करने को जाता है तभी दोनों को किसी के खांसने की आवाज आती है। दोनों उस आवाज के कारण अलग होते हैं और दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर अस्मिता खड़ी थी और उसकी नजरें नीचे थी। अद्वैत पीछे हो जाता है और अपनी कॉलर सही करके वो हड़बड़ा कर चला जाता है और अस्मिता के ठीक बगल में खड़े होकर उसे एक नजर घूरता है और बाहर निकल जाता है। वहीं अदिति के गाल लाल हो चुके थे। वहीं अस्मिता चिढ़ाते हुए अदिति के पास आती है और कहती है, क्या बात है भाभी साहब, हमारे भाई साहब तो आपसे रोमांटिक हो रहे थे। आपने क्या रोमांटिक कर दिया है, बताइए? अस्मिता की बात सुनकर अदिति शर्मा जाती है और अस्मिता को कुछ कहती तभी अदिति का ध्यान अस्मिता की मेहंदी पर जाता है और वो खुश होकर कहती है, ये क्या नंदन साहब, आपकी मेहंदी का रंग तो कितना गहरा आया है, मतलब हमारे छोटे जमाई साहब बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे आपसे। अपनी भाभी साहब की बात सुनकर अस्मिता अपने हाथों को देखती है। उसके मन में बार बार वही नाम याद आ रहा था जो उसकी हथेली पर लिखा हुआ था, जो मेहंदी के डिजाइन के साथ गहरा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर नीचे हॉल में सभी लेडीज बैठी हुई थी। सबको दुल्हन की मेहंदी देखने का शौक हो रहा था। सारी लेडीज खड़ी होकर गुंजन के पास आती हैं और उसे अपना हाथ दिखाने को कहती है। गुंजन अपना हाथ आगे करती है। अब लोग गुंजन के हाथों को देखते हैं। उसका हाथ देखकर सारी लेडीज हैरान हो जाती है। एक लेडी अपने मुंह में हाथ रख के कहती है, हाय राम, ये क्या, दुल्हन होकर भी अपनी ही मेहंदी में रंग ही नहीं आया? छोरी, तुमने लगाया नहीं था ठीक से, जिससे रंग नहीं आया? गुंजन सबकी बातें सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने मासा की ओर देखती है। गीता जी आगे आकर कहती है, माफ कीजिएगा, उस और वेलकम ड्रिंक्स शुरू हो चुके हैं, आप वहां जाकर ट्राई कर सकती हैं और हमें कुछ बात करनी है गुंजन से। सब लोग ये सुनकर वहां से चले जाती हैं। गुंजन गहरी सांस लेकर ऐसे ही बैठी रहती है। सिसोदिया परिवार अभी तक नहीं आया था। सब उन्हीं के इंतजार में थे। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।
एपिसोड 97। सब लोग गुंजन की मेहंदी की बातें कर रहे थे। वहीं गुंजन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गुंजन ने अपने मुंह पर घूंघट डाला हुआ था। गुंजन जैसे ही वहां से खड़ी होती है, सिसोदिया परिवार दरवाजे पर आ चुका था। गीता जी आगे जाकर अद्विक का स्वागत करती हैं, आरती करती हैं और सबको सम्मानपूर्वक अंदर आने को कहती हैं। सिसोदिया परिवार अंदर आता है। अद्विक को गुंजन के बगल में बिठा दिया जाता है। अद्वैत और अदिति दोनों नीचे हॉल में आ चुके होते हैं। वो दोनों भी सोफे पर बैठ जाते हैं। दोनों ही किसी राजा रानी की तरह लग रहे थे। सामने कई बंजारे स्त्रियां अपना घूमर नृत्य कर रही थी और सब लोग उन्हीं को ही देख रहे थे। उन्हें इस तरह से घूमता देखकर आदि, अस्मिता, अदिति को भी घूमर करने का मन हो रहा था। अदिति के पैर नीचे से हल्के हल्के थिरक भी रहे थे, जिसका अंदाजा अद्वैत को हो चुका था। फिर भी इस बात को नजरअंदाज करके वो सामने ही बिना किसी भाव के देखता रहा। अस्मिता और आदि दोनों डर से सहमे हुए थे और अद्वैत को देख रहे थे। उन्हें घूमर तो करना था, पर अद्वैत का ही डर इतना था कि क्या कहें, क्योंकि अद्वैत का यह मानना था कि बड़े घर की बहू बेटी ऐसे सबके सामने नाचते नहीं है। उन्हें अपना एक औरा बनाना चाहिए। अदिति का ध्यान उन दोनों की ओर जाता है। वो भी उन्हें बेबसी से देख रही थी। वो एक बार तिरछी नजरों से अद्वैत को देखती है, जो कि सामने ही देख रहा था। अदिति मौके का फायदा उठाकर जैसे उठने को होती है, तभी वो रुक जाती है, क्योंकि उसका पल्लू कहीं अटक चुका था। अदिति पीछे मुड़कर अपने पल्लू को देखती है, जो कि अद्वैत के हाथ में था। अदिति हिम्मत करके धीरे से ऊपर देखती है, जहां अद्वैत नाम में सिर हिला देता है। अदिति अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करती है। अद्वैत नाम में ही सिर हिलाता है। अदिति हाँ में सिर हिलाकर सामने देखने लगती है। अदिति देखती है अद्वैत ने अभी भी उसके पल्लू को पकड़े रखा था। तभी वहां एक आदमी आता है, जो शायद अद्वैत का बिजनेस पार्टनर था। अद्वैत अदिति का पल्लू छोड़ देता है और खड़ा होकर थोड़ा साइड होकर उससे बातें करने लगता है। अद्वैत का हाथ पीछे बंधा हुआ था। अदिति अद्वैत को देखती है, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अस्मिता को देखती है और इशारा करके हॉल के बीचों बीच आने को कहती है। अदिति और अस्मिता दोनों साथ में भागकर हॉल के बीचों बीच आती हैं। तभी अद्वैत के सामने खड़े होकर मिस्टर मालविया कहते हैं, कुंवर सा, वो तो भाभी सा है ना। अद्वैत ये सुन पीछे सोफे पर देखता है। उसे अदिति कहीं नहीं मिलती। तभी उसका ध्यान सामने बीचों बीच जाता है, जहां अदिति और अस्मिता खड़ी थी। अदिति बड़ी ही अदा से अपने हुक्म सा को देखती है और अपने माथे में घूंघट ले लेती है, और अस्मिता भी अपने माथे पर घूंघट ले लेती है। कुछ गाने के स्वर चलते हैं और अदिति ये बोल गाकर अद्वैत की नजर अपने हाथों से दूर उतारती है। अद्वैत अदिति को एक नजर देखता ही रहता है। वहीं अद्वैत पता नहीं क्यों अस्मिता को देख रहा था। गाना चल ही रहा था। अदिति इतना बोलकर पूरा झुककर गोल घूमती है और अद्वैत की ओर देखती है, जो कि अभी भी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और गुस्से से उसे घूर रहा था। अदिति अपने घूंघट को माथे पर ले लेती है और आगे गीत के स्वर में कहती है। अदिति अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर गोल घूमकर पंख का इशारा करती है और अद्वैत की ओर मुस्कुराकर देखती है। अदिति मूंछ का ताव देती है और अद्वैत को झुककर खम्मा गणी करती है। अद्वैत उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अदिति अपने हाथों से तलवार का इशारा करके वापस अद्वैत को देख खम्मा गणी करती है। वापस अदिति अद्वैत को देखकर नाचने लगती है। अदिति अद्वैत की ओर इशारा करके अपने मन पर हाथ रख लेती है, कहकर अद्वैत को देखती है और वापस से खम्मा गणी करके स्टेप करती है। तभी अचानक गाना बजने लगता है और वहां मौजूद सभी लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। अस्मिता, अदिति और आदि तीनों बंजारन के साथ पूरा गोल बनाते हैं और सब लोग गोल गोल करके तेजी से घूमर करने लगते हैं। अस्मिता जल्दी से जाकर गीता जी, भैरवी जी और दादी सा को लेकर आती है। सभी घर की स्त्रियां घूमर करने लगती हैं। अद्वैत सभी को घूर घूर कर देख रहा था। सभी घर के मर्द उन्हें ही देख रहे थे। सिर्फ आदि और गर्वित ही ऐसे थे जो उनके साथ घूमर में जुड़े हुए थे। अदिति मुस्कुराते हुए अपनी सासू मां और मासा के साथ घूमर कर रही थी। उसकी खुशी तो मानो आसमान में पहुंच गई हो। म्यूजिक रुक जाता है और सभी लेडीज भी रुक जाती हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। आदि और अदिति एक दूसरे को सबको सामने देखकर ताली बजाते हैं, जिसे देख अद्वैत अपने गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। अदिति का ध्यान अद्वैत पर जाता है। अद्वैत को इतने गुस्से में देख वो समझ जाती है कि आखिर उसने क्या किया है। वो अपने पल्लू को पकड़कर हड़बड़ा जाती है। उसे सबके सामने ऐसे देख आदि को ताली नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ सब कुछ उल्टा ही सोच लेते हैं। संगीत ये शाम ऐसी ही गुजरती है। सब लोग वहीं मौजूद राजस्थान से आए कई कलाकारों के नाच देखते रहते हैं, जो कि काफी अलग अलग थे, क्योंकि सभी अलग अलग प्रांत से आए हुए थे। और हमारे देश में तो हर किलोमीटर पर भाषा और रीति रिवाज सब कुछ बहुत ही अलग होते हैं। अदिति सोफे पर एक कोने में बैठी थी। उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो अद्वैत के साथ कुछ भी बात करे या उसके करीब जाकर बैठे। वो कोने में ही डरी सहमी बैठी सबको सामने से ही देख रही थी। वहीं अद्वैत बिल्कुल भी अदिति के सामने नहीं देख रहा था। वैसे तो उसका मन पिघल रहा था कि अदिति की अदाएं एक बार देख ले। इस बार वो खुद को कठोर करके रखता है। संगीत की शाम अब पूरी हो चुकी थी। सब लोग खाना पीना करके दूसरी हवेली की तरफ चले जाते हैं। सिसोदिया परिवार रिजॉर्ट में चला जाता है और अदिति कमरे में जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने दुपट्टे को खोलती है। तभी उसे दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज आती है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। अदिति की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 98। अदिति की आंखें बंद थी। अदिति गहरी गहरी सांसें ले रही थी, क्योंकि अद्वैत कमरे में आ चुका था और अद्वैत ने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया था। अदिति अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति के लंबे बालों को देखता है, जो कि उसकी कमर तक खुले हुए थे। अदिति ने अपना दुपट्टा निकालकर साइड में ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। अद्वैत धीरे धीरे आगे आता है और अदिति की ओर देखता है। अदिति की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो अचानक ही मुड़ जाती है। अद्वैत काफी करीब होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाता और अदिति के साथ ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। अदिति अद्वैत के ऊपर थी और अद्वैत जमीन पर पीठ के बल गिरा था। अद्वैत एक टक अदिति की आंखों में देख रहा था, जिनमें डर साफ साफ नजर आ रहा था। अदिति कसकर अद्वैत का कुर्ता पकड़ लेती है और अपनी नजर झुका के कहती है, माफ कर दीजिएगा हुकुम साहब, वो हम खुद को अदिति कुछ कह पाती उससे पहले ही अद्वैत उसे अपने नीचे ले आता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर एक उंगली रखकर अदिति को देख हल्का सा गुस्से में कहता है, तुम्हारी सारी अदाएं देखने का हक सिर्फ एक मर्द को है, वो भी सिर्फ हम। हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि सबकी नजरें तुम पर और तुम्हारी अदाओं पर हो। वहां मौजूद हर एक आदमी तुम्हें देख रहा था, जो हमारे लिए असहनीय है। अदिति अद्वैत की आंखों में ही देख रही थी। अद्वैत की आंखों में कुछ अजीब सी ही आग थी। अदिति अद्वैत के गाल पर धीरे से अपना हाथ रखने को जाती है। अद्वैत उसके हाथों को झटकता है। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। अद्वैत खड़ा होता है और बेड पर बैठ जाता है। अदिति भी खड़ी हो जाती है। अद्वैत काफी गुस्सा था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो बिल्कुल भी अदिति पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। अदिति उसके पास आती है और अद्वैत के कंधे पर अपना हाथ रख के कहती है, हुकुम साहब, ऐसे हमसे दूर मत जाइए। अगर गुस्सा है तो हम पर गुस्सा कीजिए ना। अद्वैत अदिति का वापस हाथ झटककर खड़ा हो जाता है और वो वहां से थोड़ा दूर होकर अपने कुर्ते का बटन खोलने लगता है। अदिति भी उदास हो जाती है। अद्वैत गुस्से से वॉशरूम में जाता है। अदिति की आंखें नम हो जाती है। वो मिरर के सामने आती है और अपने गहने निकालने लगती है। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अदिति जल्दी से वार्डरोब के पास जाती है। उसमें से एक नाइटी निकालकर नाइटी को देखने लगती है, जो कि काफी शॉर्ट थी। उसे देख अदिति को काफी शर्म आ रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अद्वैत वॉशरूम में से कमरे में आता है। अद्वैत अपने बालों को ही पोंछ रहा था। उसने नीचे लोअर पहनी हुई थी। उसकी नजर कमरे में चारों ओर जाती है, जहां कोई नहीं दिख रहा था। अद्वैत एक बार दरवाजे को देखता है, जो अंदर से ही लॉक था। अद्वैत सोफे पर अपना तौलिया रख के बालकनी में जाता है और बाहर आसमान को देखने लगता है। अद्वैत अपनी जेब में से सिगरेट निकालता है और अद्वैत की सिगरेट स्पेशल लंदन से आती थी। अद्वैत उसे जलाकर स्मोक करने लगता है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज आती है। अद्वैत पीछे मुड़कर कमरे में देखता है।
अंधेरे कमरे में चांद की रोशनी बालकनी के दरवाजे से होते हुए कमरे के बेड तक आ रही थी। अद्वैत को अंदर साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो रेलिंग से अपनी पीठ लगाता है और अंदर देखते हुए स्मोक करने लगता है। तभी उसका ध्यान अदिति की ओर जाता है। अद्वैत के हाथों से सिगरेट छूट जाती है। वो हैरानी से अदिति को देखता है, जिसने शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी। अदिति के पैर घुटने से दिख रहे थे, जो चांद की चांदनी में चमक रहे थे। अदिति ने भी अपने पैरों पर मेहंदी लगाई हुई थी। अदिति की चूड़ियां, उसकी आवाज उस शांत स्थिति में आवाज कर रही थी। अदिति अपने बालों को हाथों में लेकर उसका बन बनाती है और 2 लटे अपने चेहरे पर निकालती है। अद्वैत अपने पैरों से सिगरेट को बुझाता है। उसके पैर जल रहे थे, पर अद्वैत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अदिति एक नजर सामने बालकनी में देखती है, जहां से अद्वैत दीवानगी से देख रहा था। वो अपनी नजर झुका लेती है और बेड पर बैठ जाती है। अद्वैत तेज कदमों से कमरे में आता है और बालकनी का दरवाजा लॉक कर देता है। अदिति की सांसें रुकने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि हुक्म उसके पास जरूर आएंगे। अद्वैत एसी का टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे रूम और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। अदिति धीरे से ऊपर देखती है तो अद्वैत कहीं नहीं था। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है। वो तो अद्वैत को मनाना चाहती थी, और अद्वैत तो वहां से कहीं गायब ही हो चुका था। अदिति उदास होकर लेट जाती है। अदिति ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल टूट जाता है। उसके इस रूप से कभी उसके हुक्म सब पिघले नहीं थे। अदिति को अभी अपनी खूबसूरती पर शक हो रहा था। उसमें कोई कमी होगी जो एक बार उसके हुक्म उसके पास ही नहीं आए। अदिति की आंखों में से आंसू के बूंद गालों पर गिरने लगते हैं। उसकी पलकें गीली हो चुकी थी। तभी उसे अपने पैरों पर कुछ अजीब सा एहसास होता है। अदिति इन एहसासों को पहचान चुकी होती है। वो अपनी आंखें खोलकर नीचे देखती है। अद्वैत उसके पैरों को चूम रहा था। अद्वैत की हथेली में अदिति के पैर थे और वो अदिति की उंगलियों को चूमते हुए धीरे धीरे अदिति के घुटने तक आता है और उसे और चूमने लगता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत अदिति के दूसरे पैर को चूमते हुए ऊपर आता है और अदिति को देखने लगता है। अदिति की नाइटी स्ट्रिप पट्टी वाली थी, जो शीतल ने उसे गिफ्ट में दी थी। अदिति के कंधे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अद्वैत उसे अपनी आगोश में ले लेता है। उसे कुछ टाइम प्यार करने के बाद वो रुकता है। उसके ऊपर झुककर कहता है, तुम पर सिर्फ हमारा हक है। तुम्हारे बदन और तुम्हारे चेहरे को देखने का हक सिर्फ हमारा है। तुम्हें छूने का हक सिर्फ हमें है। तुम्हारी अदा, तुम्हारी सारी ऐसी हरकतें जो हमें प्यारी है, उन्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमें है। कोई और मर्द तुम्हें आंख उठा के भी देखे, हमें मंजूर नहीं है। ऐसी दीवानगी है तुम्हारे हुक्म साकी। फिर चाहे तुम इसे कोई टॉक्सिक समझो या हमें कोई ओवर पॉजिटिव कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर अदिति के होठों को वो वापस चूमने लगता है। अदिति की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसके हुक्म ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। क्या होगा बाकी कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 99। सुबह हो चुकी थी। अद्वैत और अदिति दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी अदिति के फोन का अलार्म बजता है। अदिति की नींद इससे धीरे धीरे खुलने लगती है और उठकर वो अपने बगल में लेटे अद्वैत को देखती है। अदिति की आंखें भी बड़ी ही मुश्किल से खुल रही थी। अद्वैत ने कल उसे काफी थका दिया था और खुद भी थक चुका था। अदिति बेड पर बैठ जाती है। आज हल्दी की रस्म होनी थी और शाम से शादी की रस्म शुरू होने वाली थी, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली थी। अदिति बेड के नीचे गिरी हुई अपनी नाइटी को लेती है और उसे पहनकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अद्वैत की आंखें भी खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपने बगल में हाथ घुमाता है, पर उसके अगल बगल में कोई भी नहीं था। अद्वैत जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो देखते ही रह जाता है। अदिति ब्लाउज और लहंगे में वॉशरूम से बाहर आती है। उसके बाल धुले हुए थे, बालों में से पानी गिरकर उसके गर्दन पर गिर रहा था। अद्वैत हैरानी से अदिति को देख रहा था। उसका गोरा बदन इस नारंगी रंग में चमक रहा था। अदिति ने पहली बार राजस्थानी पोशाक के अलावा लहंगा और चोली पहना हुआ था। अदिति धीरे धीरे अपने लहंगे को पकड़ ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचती है और बैठकर अपने बालों को तौलिए से सुखाने लगती है। उसके बालों का पानी नीचे जमीन पर गिर रहा था। अदिति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अद्वैत उसे ही देखे जा रहा है। वहीं अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर अदिति की गोरी पीठ देख रहा था। अद्वैत खड़ा हो जाता है। तभी अदिति का ध्यान पीछे जाता है। अद्वैत कहीं भी नहीं था। ये देख अदिति सोच में पड़ जाती है। अदिति वॉशरूम की ओर देखती है। अद्वैत वहां भी नहीं था। पूरे कमरे में अद्वैत कहीं भी नहीं था। अद्वैत कहां गए होंगे, यही ख्याल अदिति के मन में चल रहा था और वो अपने बालों को संवार रही थी। उतने में ही उसके हाथों में किसी की छुअन महसूस होती है। अदिति आईने में देखती है। अद्वैत के हाथ धूप में थे। अद्वैत अदिति के बालों को हाथ में लेता है और उसे सुखाने लगता है। ये देख अदिति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। जितना काम अदिति अद्वैत का नहीं करती थी, उससे कहीं ज्यादा काम अद्वैत उसकी सेवा में कर लेता था। अद्वैत अदिति के बालों को अच्छे से धूप में सुखाने लगा और अदिति के खूबसूरत चेहरे को आईना दिखाता है। अदिति वो काली पलकें बंद होने के कारण हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। अदिति के सॉफ्ट होंठ कांप रहे थे। अदिति के बाल सूख चुके थे। अद्वैत अदिति को गहने पहनाने लगता है और अदिति के खुले बालों को हाफ बक्कल में बांध देता है। अदिति खुद को आईने में देखती है। वो बिना मेकअप की भी बहुत सुंदर लग रही थी। अदिति अपने दुपट्टे को कमर से लगाते हुए पेट से होते हुए ब्लाउज की स्लीव तक पिन बांध देती है, जिससे उसके आगे का हिस्सा ढक जाता है। अद्वैत पीछे से उसके माथे को चूमने लगता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है और पल्लू को सिर पर डालती है। अद्वैत अदिति को तैयार करके खुद तैयार होने चले जाता है और पीले रंग का कुर्ता पहनकर नीचे हॉल में आता है। अदिति नीचे सबके साथ अब बैठी हुई थी। बाहर गार्डन में अद्वैत की हल्दी की रस्में चल रही थी। वहीं हवेली के आंगन में पीले ड्रेस में गुंजन बैठी हुई थी। अदिति अद्वैत सिसोदिया परिवार के बेटी और जमाई होने के नाते अद्वैत को हल्दी लगाने साथ में जाते हैं। अदिति अपने भाई साहब के पास आती है और सबसे पहले हल्दी अपने भाई साहब को वही लगाती है। अद्वैत भी आगे आकर अद्वैत को हल्दी लगाता है। उर्मिला जी और घर के बाकी के रिश्तेदार अद्वैत को रंग लगाने लगते हैं। अद्वैत की झूठी हल्दी को गुंजन के पास ले जाते हैं। अदिति गार्डन से हॉल में आ जाती है और गुंजन को बड़ी भाभी सा होने के हक से सबसे पहले हल्दी लगाती है। गीता जी, भैरवी जी और दादी सा गुंजन को हल्दी लगाती हैं। अस्मिता गुंजन को हल्दी लगाने के लिए भागकर गुंजन के पास आती है और अपने हाथों में हल्दी लेकर गुंजन के गाल, कंधे, पैरों सभी जगह हल्दी लगाने लगती है। अद्वैत आगे आता है और अपनी 2 उंगलियों में थोड़ी सी हल्दी लेकर गुंजन के एक गाल पर लगाता है और गुंजन के माथे पर अपना हाथ रखता है। प्यार से गुंजन को देखने लगता है। गुंजन की आंखों में अपने बड़े भाई साहब को देखकर गुंजन की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। अद्वैत नाम से हिलाता है। गुंजन इससे और भी ज्यादा रोने लगती है। गुंजन का सिर वो सहलाने लगता है। अदिति गुंजन को संभालने लगती है। अस्मिता को इशारा कर पानी का ग्लास लाने को कहती है। अस्मिता जल्दी से खड़ी होकर किचन में से पानी का ग्लास लेने को चली जाती है। अस्मिता काफी तेजी से चल रही थी। चलते हुए अस्मिता किचन की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी तेज कदमों से चलने की वजह से अस्मिता का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। उसी समय अद्वैत आ जाता है और अस्मिता को गिरते हुए बचा लेता है, पर खुद को गिरते हुए नहीं बचा पाता। अस्मिता के साथ वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण अस्मिता के हाथ में लगी मेहंदी अद्वैत के गले पर लग जाती है और अद्वैत के गालों पर लगी हल्दी अस्मिता के गालों पर लग जाती है। अस्मिता का चेहरा अद्वैत के चेहरे से काफी पास था। अद्वैत और अस्मिता दोनों की आंखें बंद हो चुकी होती है। तभी दोनों के कान में किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। अस्मिता अपना चेहरा ऊपर करके अद्वैत को देखती है और उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है जो उसके गर्दन को छू रहे थे। वहीं अस्मिता अपने गालों पर गीला गीला महसूस करती है। वो धीरे से अपने दूसरे हाथ से अपने गाल पर हाथ रखती है। अस्मिता बिना कुछ बोले खड़ी होती है और किचन में भाग जाती है। अद्वैत भी खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन पर लगी हल्दी को अपने हाथों से मसलकर गुस्से से पोंछता है। अस्मिता अपने गाल पर लगी हल्दी को रब करके पोंछने लगती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वहीं दूसरी ओर अदिति हवेली की छत पर थी। हवेली की छत पर गद्दे बिछाए गए थे। अदिति आसपास देखती है और अपने बालों को पीछे करती है। अदिति आगे बढ़ते हुए कहती है, हुकुम साहब ने बुलाया, कहकर अदिति चारों ओर नजर घुमाती है। तभी अदिति के मुंह से चीख निकलने को होती है। उससे पहले कोई उसे खींचकर गद्दे पर गिराता है और उसकी चीख को अपनी हथेली में बंद कर लेता है। अदिति एक तक सामने वाले शख्स को देखने लगती है। क्या होगा बाकी कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम।
एपिसोड 100। अब आगे। अद्वैत ने अदिति को हल्दी लगा दी थी। ये देख अदिति हैरान हो जाती है। जैसे ही वो अद्वैत की आंखों में हैरानी देखती है, अद्वैत अदिति के गाल से लेकर धीरे धीरे गले पर हल्दी लगाने लगता है। अदिति कांपते। एपिसोड 100। अब आगे। अद्वैत ने अदिति को हल्दी लगा दी थी। ये देख अदिति हैरान हो जाती है। जैसे ही वो अद्वैत की आंखों में हैरानी देखती है, अद्वैत अदिति के गाल से लेकर धीरे धीरे गले पर हल्दी लगाने लगता है। अदिति कांपते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो गुमसा? अद्वैत अदिति की आंखों में देखते हुए कहता है, जो हम पहले नहीं कर पाए वही कर रहे हैं। अदिति सवालिया नजरों से कहती है, मतलब हम समझे नहीं हुकुम? अद्वैत अदिति के गालों पर हल्दी लगाकर कहता है, जो हमें शादी से पहले हमारी हल्दी पर तुम्हें हल्दी लगाना रह गया था, वही रस्म हम अभी कर रहे हैं। अदिति ये सुनकर कुछ बोलती उससे पहले अद्वैत अदिति के होठों पर अपनी उंगली रखता है और इस वक्त छत पर कोई नहीं था। सभी लोग नीचे काम में बिजी थे। छत पर छांव में गद्दे के ऊपर अद्वैत और अदिति लेटे हुए थे। अद्वैत अदिति के गाल पर धीरे से अपना हाथ ले जाता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत धीरे धीरे अपने हाथों को अदिति के गाल से होते हुए गले तक लेकर जाता है। अदिति अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। अद्वैत धीरे धीरे नीचे जाता है। अदिति की सांसें इससे फूलने लगती है। अद्वैत के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है। अद्वैत अदिति के गले से नीचे आता है और रुक जाता है। अदिति के मुंह से आह निकलती है। वो अद्वैत के कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अद्वैत धीरे धीरे करके नीचे जाता है और अदिति के पेट पर हल्दी को रब करने लगता है। अदिति के मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। अद्वैत धीरे से आगे बढ़ के अदिति के होठों के करीब आता है। अदिति उसका शर्ट पकड़ के धीरे से कहती है, नहीं हुकुम सा कोई आ जाएगा। अद्वैत अदिति की आंखों में देखकर कहता है, जब भी एक राजा अपनी रानी के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें परेशान करने की। कहकर अदिति के होठों पर वो अपने होठ रखता है और पूरे जोश के साथ अदिति के नाजुक होठ पर टूट पड़ता है। अदिति अद्वैत को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर उसे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई ऊपर ना आ जाए। वहीं अदिति को विरोध करते देख अद्वैत अदिति के हाथों को एक हाथ में लेता है और अदिति को किस करने लगता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। कुछ ही देर बाद अदिति लॉबी से अपने कमरे में जा रही थी। उसने अपने पूरे बदन पर दुपट्टे को शॉल की तरह ओढ़कर रखा हुआ था, क्योंकि अद्वैत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी और उसका बदन लाल हो चुका था। तभी वहां आदि आ जाता है। आदि अदिति के पीछे ही था। आदि अदिति को देखकर कहता है, भाभी साहब आप कहां चले गए थे? सब आपको ढूंढ रहे थे। कहकर आदि के कदम धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ते हैं। वहीं अदिति डर रही थी। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे घबराहट हो रही थी कि वो कैसे अपने देवर के सामने आ सकती है, जब उसका देवर उसे जो मां समान मानता है वही आदि को भी अजीब लग रहा था। आज तक उसकी पुकार पर अदिति उसे तुरंत जवाब देती रही है। तभी आदि बोला, क्या हुआ, आप हमसे नाराज है क्या भाभी साहब? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? कहकर वो अदिति के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। अदिति अभी जवाब नहीं दे रही थी। आदि को कुछ गड़बड़ लग तो रहा था, तो वो धीरे से जैसे ही एक कदम बढ़ाकर आगे आता है, तभी दोनों के कान में एक रौबदार आवाज आती है, छोटे कुंवर, लगता है आप अपनी मर्यादा धीरे धीरे भूल रहे हैं। ये आवाज किसी और की नहीं, अद्वैत की थी। आदि मुड़कर हैरानी से अद्वैत को देखता है। उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके भाई साहब उसे रोक रहे हैं? आदि डरते हुए कहता है, जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? अद्वैत आदि को देखता है। अदिति भी मुड़कर अद्वैत को देखने लगती है। अद्वैत इशारे से उसे वहां से जाने को कहता है। अदिति धीरे से वहां से निकल जाती है। अद्वैत चलकर आदि के पास आता है और उसे घूरकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, हमने आपसे क्या कहा था कल रात को? छत पर जाकर वो सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दीजिए, पर आपने बड़े भाई साहब की बात न मानकर अपनी मर्यादा तोड़ी है। अद्वैत की बात सुनकर आदि राहत की सांस लेता है। उसे लगा था कि उससे कुछ बड़ी गलती हो गई होगी, जिस कारण अद्वैत उसे डांट रहे हैं। आदि जल्दी से कहता है, वो हम रात को थक गए थे, हम अभी जाकर सब कुछ करवा देते हैं। कहकर वो वहां से जाने लगता है। अद्वैत पीछे मुड़कर कहता है, रुकिए। आदि रुक जाता है। उसका बदन कांप रहा था। अद्वैत उसकी तरफ मुड़कर कहता है, हमने सेवक से कह दिया है, आप अपने कमरे में जा सकते हैं, पर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदि हाँ कहकर तुरंत वहां से चला जाता है। अद्वैत वहीं लॉबी में खड़ा था। उसके दोनों हाथ जेब में थे। वहीं अदिति कमरे में आ चुकी थी। वो गहरी सांस लेती है। उसका बदन कांप रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो धीरे धीरे अपने दुपट्टे को निकालकर अपने बदन को देखती है, जहां लाल और पीले रंग का मिक्सचर था। अदिति की उखड़ी सांसें अद्वैत की हरकतें बयां कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 101। अदिति मिरर के पास आती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। उसके बदन पर जगह जगह हल्दी लगी हुई थी और जहाँ हल्दी नहीं लगी हुई थी वहाँ अद्वैत ने उसकी स्किन को लाल बना दिया था। अदिति खुद से ही कहती है, हमने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों जिसमें हमारा बदन दिखता हो? हमारे लिए हमारे रोज के कपड़े ही सही हैं। अपनी मर्यादा में ही रहना था हमें, और आज दोनों ने क्या ही कर दिया। अदिति ये बोलते हुए एक नैपकिन से अपने बदन की हल्दी को पोंछ रही थी। उसका पूरा ध्यान अपनी ही बातों में था। तभी उसकी बाह को कोई पकड़ लेता है और अपनी तरफ घुमाता है। अदिति हैरानी से सामने देखती है, जहाँ अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अदिति एक नजर अद्वैत को देखती है और उसकी आंखों में शर्म की हया साफ साफ दिखाई दे रही थी। अद्वैत अदिति की चिन को अपने हाथों में लेता है। अदिति धीरे से अपनी पलकें ऊपर करके अद्वैत को देखती है। अदिति के होंठ कांप रहे थे। अद्वैत हल्का सा अपने अंगूठे को अदिति के होंठ को रब करके कहता है, हम और भी मोहब्बत की मोहर लगाते अगर शाम न होती तो। तुम वो खूबसूरत अप्सरा हो जो हर पल हमारी मर्यादा भंग करने पर तुली रहती हो। आज तक ये अद्वैत प्रताप सिंह किसी के आगे झुके नहीं, पर आज सिर्फ तुम्हारे आगे झुक रहे हैं। तुम्हारे हर वो काम कर रहे हैं जो कभी हमने दूसरे के लिए किया, खुद के लिए भी नहीं किया हो। अदिति ये सुनकर अपनी नजरें चुराने लगती है। अद्वैत उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे उठा के वॉशरूम में ले जाता है। अदिति कसकर अद्वैत को पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति की हल्दी को उतारने में मदद करता है और दोनों कुछ पल एक साथ बिताते हैं। रात के 7 बजे चारों ओर हलचल मची हुई थी। अदिति जल्दी जल्दी अपने हाथों की चूड़ियां पहनते हुए लॉबी से गुजर रही थी और अपने मन में कहती है, ये लड़कियां भी कितना वक्त लगा दिया हमें तैयार करने में, कितने काम बाकी हैं, कभी भी बारात आती होगी। कहकर वो अपने हाथों की चूड़ियां सेट कर रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है। अदिति खुद को संभाल पाती या सामने देखती, उससे पहले वो पिलर से लग चुकी थी। अदिति अपनी नजरें ऊपर करके सामने देखती है, जहां अद्वैत उसे दीवानगी से देख रहा था। आखिर देखे भी क्यों ना, लाल रंग की राजस्थानी पोशाक में अदिति बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अदिति को देखकर यही लग रहा था कि आज दुल्हन गुंजन नहीं, वो खुद ही है। अद्वैत अदिति की लटों को पीछे करते हुए दीवानगी से कहता है, तेरी चाहत में रुसवा यूं सरे बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। कहकर एक टक अदिति को देखने लगता है। अदिति अपना चेहरा घुमाती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्वैत अदिति को नजर न लगे इसीलिए उसके कानों पर चूम लेता है और ये देख अदिति हैरान हो जाती है। अद्वैत अदिति के गाल पर अपनी उंगली घुमाकर हल्का सा उसके गले को चूम लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है और वो मदहोश होकर कहती है, अद्वैत जी। अदिति के मुंह से अपना नाम सुनकर अद्वैत ऊपर अदिति को देखता है और कहता है, क्या कहा, वापस से कहो। अदिति अपनी नजर झुकाकर नाम से हिलाती है। अद्वैत उसे देखते हुए धीरे से कहता है, कहो ना, क्या कहा हुक्मरानी साहब ने? अदिति की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे हमेशा से अद्वैत से शर्म आती है। जब वो उसके पास होता है, वो बोलने में शर्मा रही थी। वो धीरे धीरे कहती है, वो
हुकुम। अदिति आगे कुछ कहती तभी उसके कानों में कदमों की आवाज आती है। अदिति ये सुनकर डर जाती है और अद्वैत को धक्का मार देती है। अद्वैत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अदिति की ओर ही झुकता है और अपने दोनों हाथ पिलर पर रखता है और अदिति के इस कदर धक्का देने से वो अपना बैलेंस खो देता है और पीछे हो जाता है। अदिति तो साइड से निकलकर वहां से चली जाती है। अद्वैत के होठों पर अब तिरछी मुस्कान आ जाती है। अद्वैत एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कमल जी आ रहे थे। अद्वैत जो अभी अपनी बीवी को प्यार से देख रहा था, उसके चेहरे पर बस प्यार ही प्यार था। अब उसके एक्सप्रेशंस काफी कठोर हो जाते हैं। कमल जी आगे आकर एक बार अद्वैत के कंधे पर हाथ रख के उसका कंधा थपथपाते हैं। कमल जी ने शेरवानी के साथ माथे पर पगड़ी पहनी हुई थी। वो आज पक्के राजस्थानी पुरुष लग रहे थे। वहीं अद्वैत ने जयपुरी रॉयल सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम दिख रहा था। दोनों बाप बेटे एक साथ लॉबी से नीचे आते हैं। अदिति गुंजन के कमरे में चली जाती है जहां गुंजन तैयार हो रही थी और अस्मिता बेड पर बैठी गुंजन का दिमाग खा रही थी। वहीं गुंजन के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो खुद को ही मिरर में देख रही थी। तभी अदिति अंदर आते हुए कहती है, दुल्हन रेडी हो गई क्या? बारात किसी भी वक्त आती होगी। अस्मिता खड़े होकर कहती है, हाँ हाँ बस थोड़ी देर में, बालों का हेयर स्टाइल बस बाकी है। अदिति अस्मिता को देखती है जो कि काफी सुंदर लग रही थी। अदिति अपनी आंखों से काजल निकालकर अस्मिता के कान के पीछे लगाकर कहती है, वैसे आज आप भी दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। ऊपर से आप पर ये लाल रंग और खिलकर उठा है। आप लाल रंग क्यों नहीं पहनती? अस्मिता मुंह बिगाड़ के बोली, हमें नहीं पसंद लाल रंग और हमें लगता है वो सूट भी नहीं हो रहा है। अदिति ये सुन के कहती है, किसने कहा सूट नहीं हो रहा है? और एक बात बताएं, गुंजन नंदा भाई साहब को लाल रंग बहुत पसंद है। वो हमेशा मासा के साथ कभी भी बाहर जाते हैं ना तो उन्हें लाल साड़ी तो जरूर लाकर देते हैं। ये सुनकर गुंजन अदिति को देखती है और उसकी नजरें नीचे हो जाती है। अदिति और अस्मिता दोनों मुस्कुराते हैं। तभी अदिति को बारात की आवाज आती है। अदिति खुश होकर कहती है, हम चलते हैं अपने भाई साहब की बारात में नाचने। कहकर वो जल्दी से भागते हुए चली जाती है। अस्मिता और गुंजन हंस देती है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 102। बारात आंगन में आ चुकी थी। सभी बाराती नाच रहे थे। अदिति वहां आती है और अपने परिवार को देखती है। अद्वैत भी अपने जेब में हाथ डाले सामने ही देख रहा था। अदिति धीरे से उसके पास आती है और कहती है, क्या हम भी वहां जाएं? हमें भी भाई साहब की बारात में नाचना है प्लीज। अद्वैत एक बार अदिति को देखता है जिसने अपना मुंह छोटा सा बना लिया था और अद्वैत को रिक्वेस्ट कर रही थी। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से उसके कान में कहता है, अच्छा एक बार हमारा नाम पुकारो ना, बिना जी लगा के, तब हम तुम्हें जाने देंगे। अद्वैत की बात सुनकर अदिति हैरान हो जाती है। वो आसपास देखती है और मना करते हुए कहती है, कि आप क्या कह रहे हो हुकुम साहब? हम कैसे बिना आपको सम्मान दिए बुला सकते हैं? अद्वैत सामने देखते हुए कहता है, ठीक है फिर मत जाइए, खड़ी रहिए हमारे पास। कहकर सामने देखता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अदिति का मुंह बन जाता है। अद्वैत तिरछी नजरों से उसे देखता है। अदिति जैसे ही उसे देखती है अद्वैत सामने देखने लगता है। 5 मिनट से ऊपर हो चुका था। अब डीजे पर घूमर शुरू होने वाला था। अदिति के पैर थिरकने लगे थे। गीता जी भी वो थाली लेकर आ चुकी थी और अदिति को देखकर कहने लगती है, बिंदनी जाइए थोड़ा आपके भाई साहब की बारात में नाच कराइए, फिर आपको गुंजन की भाभी सा होने के नाते जमाई सा का स्वागत भी तो करना है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और अद्वैत को देखती है जो कि बिना किसी भाव के सामने देख रहा था पर अदिति को भेज नहीं रहा था। गीता वहां से चली जाती है। अदिति गहरी सांसें लेती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है, अद्वैत। अद्वैत तुरंत अदिति के सामने देखता है। अदिति से रहा नहीं जाता और वो तुरंत कहती है, जी। कहकर उसकी आंखें धीरे से खोलती है। अद्वैत को देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। अदिति सवालिया नजरों से अद्वैत को देखती है। अद्वैत अदिति की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाने लगता है। अदिति खुश हो जाती है और अपनी पलकें झपका के अपना लहंगा पकड़ के वो बारात में नाचने चली जाती है। अद्वैत नाम में सिर हिला देता है। अदिति वहां जाकर शीतल के साथ नाचने लगती है। वो बहुत खुश थी। वहां कोई और था जो शीतल को प्यार भरी नजरों से देख रहा था और शीतल भी अपनी चोर नजरों से उसी शख्स को देखे जा रही थी। अद्वैत अपना फोन निकालता है और कैमरा ऑन करके अदिति की फोटोज क्लिक करने लगता है। अदिति अपनी ही धुन में नाच रही थी और हंस भी रही थी। अदिति अपनी मासा के साथ कभी नाचती तो कभी अपने भाई साहब के पास जाकर उन्हें घोड़ी से उतारकर उनके हाथ ऊपर करके अद्वैत को डांस कराने लगती। अद्वैत घूर घूर कर अदिति को देख रहा था। अदिति सबको नचा रही थी, सबके पास जा रही थी, लेकिन एक बार भी उसने अपने हुकुम साहब को नहीं बोला कि वो आकर नाचे। अदिति अपने बाबा साहब के साथ नाचती है। कमल जी आगे आकर रतन साहब को मुहूर्त के बारे में बताते हैं। सभी बाराती नाचते हुए अब रुक जाते हैं। अदिति भी अपनी तरफ ही आती है। गीता जी और अदिति अद्विक के सामने खड़े हो जाते हैं। गीता जी अद्विक के माथे पर टीका करती हैं और चावल लगाकर फूल डालती हैं। अद्विक उन्हें ही मुस्कुराकर देखने लगता है। कमल जी आगे आते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। अद्विक अपनी जूती निकालता है। कमल जी अद्विक के पैर को पानी से धोने लगते हैं। गीता जी उन्हें नमकीन देती हैं। कमल जी अद्विक के पैरों को पोंछते हैं। अदिति आगे आकर अद्विक की आरती उतारती है। अद्विक, रतन साहब और उर्मिला जी तीनों ही अदिति को खुशी से देखते हैं, प्रताप परिवार की बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए, जो कि बहुत खुश हो रहे थे। अदिति आरती उतारकर साइड हो जाती है। अद्विक आगे आता है और अपनी तलवार को ऊपर उठाकर ऊपर बंधे हुए तोरण को तोड़ने की कोशिश करता है। सभी बाराती उन सबका ध्यान ऊपर ही था। तोरण टूटकर नीचे गिर जाता है। लड़के वाले के साथ लड़की वाले भी अंदर हवेली में जाने लगते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं। अदिति अपने हाथों में पकड़ी आरती की थाली सेवक को देती है और वो भी अंदर जाने लगती है। तभी उसके हाथ को कोई कसकर पकड़ लेता है। अदिति मुड़कर देखती है। अद्वैत उसके पीछे ही था जो उसके पीछे चल रहा था। अद्वैत अदिति के पास आता है और हल्के से सख्ती में कहता है, अपने भाई साहब और बाबा साहब के सामने तो तुम अपने हुक्म को जैसे भूल जाती हो, है ना? ये सुन अदिति नाम से हिला देती है। अद्वैत उसका हाथ छोड़कर वहां से नाराज होकर चला जाता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था। अदिति उसे भूल ही गई थी। आखिर नाराज हो भी क्यों ना? इंडियन टिपिकल जमाई जो है हमारे हुक्म साहब सारे जमाइयों की तरह मुंह फुलाएंगे ही फुलाएंगे। अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती रह जाती है। वो उसके पीछे जाने को होती है कि तभी गर्वित और आदि उसके पास आ जाते हैं और अदिति को कुछ काम से वहां से हाथ पकड़कर ले जाते हैं। बारात हवेली में आ चुकी थी। रात हो चुकी थी। अद्वैत को मंडप में बिठा के रस्म करने लगते हैं। अदिति आदि और गर्वित को पगड़ी पहनाने में मदद करती है और वहां से गीता जी के पास चली जाती है। गीता जी अदिति के कान में जाकर कहती हैं, जाओ जाकर गुंजन बाई साहब को देखो कि वो तैयार हुई है कि नहीं हुई है। 10 मिनट बाद ही उन्हें नीचे आना है। अदिति हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे लॉबी में अद्वैत मिलता है जो कि फोन पर किसी से बातें कर रहा था। अदिति को उसकी नाराजगी की बात याद आती है और वो अद्वैत की ओर बढ़ जाती है। अदिति अद्वैत के पास जैसे ही आने वाली थी वहां केटर्स वाला पहुंच जाता है। अद्वैत अपना फोन कट करके उससे बातें करने लग जाता है। वो आदमी कहता है, कुंवर साहब माफ कीजिए पर एक प्रॉब्लम हो गई है। अद्वैत सवालिया नजरों से कहता है, कैसी प्रॉब्लम? वो आदमी कहता है, कुंवर साहब वो हमारे जो गाड़ी आने वाली थी ना खाने का सामान लेकर, वो बीच रास्ते में बिगड़ गई है और हमारे यहाँ से दूसरी गाड़ी को हमने बुलाया है, पर खाना आते आते 1 घंटा तो हो ही जाएगा। कुछ चीजें यहाँ गरम बनानी थी, उसमें भी देरी हो जाएगी। अद्वैत गुस्से से कहता है, क्या इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? राजस्थान के टॉप 1 केटर सर्विस है तुम लोगों की और तुम सब ऐसे केयरलेस होकर कैसे काम कर सकते हो? हम कुछ नहीं जानते। आधे घंटे में सब सामान हमें यहाँ चाहिए वरना तुम्हारी कंपनी को मैं तबाह कर दूंगा। अगर हमारी बहन की शादी में तुम लोगों की वजह से जरा सी भी मुश्किल आई ना तो। कहकर अद्वैत गुस्से से बाहर देखने लगता है। वो आदमी अद्वैत के पीछे पीछे चला जाता है। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वहीं अदिति
खड़ी रह जाती है। वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके परिवार और प्रताप परिवार की तरफ से काफी मेहमान आए थे। 700 मेहमान तो सिर्फ और सिर्फ अद्वैत के ही थे और बाकी के 500 मेहमान सिसोदिया परिवार के थे। अदिति हाथ जोड़कर कहती है, हे महादेव, प्लीज ये शादी बिना किसी मुश्किल के हो जाए, वरना हम दोनों परिवार की बहुत बदनामी होगी, प्लीज। कहकर अदिति ऊपर चली जाती है। अदिति मुस्कुराकर गुंजन के कमरे का दरवाजा खोलती है। अदिति मुस्कुराकर अंदर कमरे में आती है और सामने के कमरे में देखती है। कमरे का हॉल देखकर अदिति का मुस्कान तो गायब ही हो गया था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। कमरे में डर से थरथर कांप रही एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में आंसू थे। अदिति भी सदमे से अपने कदम पीछे हटाने लगती है। अदिति पीछे से जाते हुए दरवाजे से टकराती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लड़की किसी से टकराने की आवाज से अदिति को देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 103। अदिति मुस्कुराकर कमरे में आती है। अदिति कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वहीं अद्वैत बाहर गार्डन एरिया में आता है जहां केटर्स वालों ने मुसीबत खड़ी कर दी थी। अद्वैत गुस्से से कहता है, वेलकम ड्रिंक सर्व करना शुरू कर दो। कहकर वो पार्किंग की तरफ जाता है और अपने गार्ड से चाबी मांगता है। वो आदमी भी अद्वैत के साथ साथ चलने लगता है। अद्वैत वहां रखी ब्लैक कलर की जीप में बैठकर जहां उसकी जीप बिगड़ गई है वहां चला जाता है। वहीं कमरे में अदिति सामने देख रही थी। बेड पर सोने के गहने बिखरे पड़े थे। अलमारी खुली हुई थी, वहां एक भी कपड़ा नहीं था। वहीं कमरे में खड़ी हुई लड़कियां कांप रही थी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। अदिति जल्दी से आगे आती है और गहनों को नीचे रखकर लेटर उठा के बढ़ने लगती है। इसी के साथ अदिति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। अदिति के हाथों से लेटर गिर जाता है। उसके कदम पीछे पीछे होने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके हुक्म सा और भाई सा का चेहरा आने लगता है। अदिति पीछे पीछे कदम लेते हुए दरवाजे से टकरा जाती है और अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। वहां मौजूद लड़की का ध्यान भी अदिति की तरफ जाता है। वो भी अदिति को देखकर टूट जाती है और रोते हुए कहती है, भाभी सा। कहकर अदिति के पास आकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। वो लड़की रोते हुए कहती है, वो जब हम कमरे में आए तो यहाँ कोई नहीं था। कमरे की हालत भी इसी तरह बिखरी हुई थी। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे जाकर सबको हम सब कुछ कहे। गुंजन बाई सा भाग गई है। कहकर अस्मिता हिचकियां लेने लगती है। अदिति भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अस्मिता को क्या संभालती? उसके लिए भी ये सब बहुत बड़ी बात थी। उसके भाई सा और अपनी होने वाली बीवी का इंतजार कर रहे और उसकी होने वाली भाभी सा तो गायब ही है। अदिति खुद से कहती है, हमें हुकुम सा को बताना होगा। कहकर वो अस्मिता को अलग करके वहां से जाने लगती है। तभी अस्मिता रोते हुए अदिति का हाथ पकड़ के कहती है, भाभी सा हमें डर लग रहा है। बाबा सा और भाई सा ये सुनकर टूट जाएंगे। वो हमें और गुंजन बाई सा से बहुत प्यार करते हैं। कहीं दादा सा दादी सा को इस बात का सदमा न लगे। आज तक इस घर की किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया है। कहीं बाई सा को मौत की सजा न दे दे। कहकर अस्मिता रोने लगती है। अदिति भी अपने माथे पर हाथ रख लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो कमरे का दरवाजा सबसे पहले बंद कर देती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए आदि को फोन करती है। आदि वहीं गार्डन में कुछ काम कर रहा था। अदिति का नाम देखकर वो तुरंत फोन उठाता है। अदिति जल्दी से कहती है, देवर साहब कहाँ है? क्या आपके आसपास आपके भाई साहब है? अगर है तो प्लीज उन्हें कमरे में भेजिए, हमें उनसे कुछ काम है। आदि अदिति की बातें सुन चारों ओर देखता है और कहता है, नहीं भाभी साहब, शायद भाई साहब कुछ काम से बाहर गए हैं, बताइए ना क्या हुआ है। अदिति हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। कहकर वो फोन काट देती है। अस्मिता और अदिति इस वक्त बहुत डरी हुई थी। अदिति जल्दी से भागकर बालकनी के पास आती है जहां से रस्सी लटकाई हुई थी जिससे कूदकर गुंजन भाग गई थी। अदिति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसमें नीचे जाकर किसी को भी बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी वो अपना फोन ऑन करके रतन सा और अपने बाबा सा को फोन करती है। अदिति डरते हुए कहती है, हेलो बाबा सा, प्लीज आप जल्दी से गुंजन नंदन सा के कमरे में आ जाइए। कहकर अदिति तुरंत अपना फोन काट देती है। रतन जी हेलो करते ही रह जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी बगल में खड़े कमल जी कहते हैं, क्या हुआ? आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? कुछ बात हो गई है क्या? रतन सा कहते हैं, गुंजन बेटी का कमरा कहाँ है? अदिति लाडो ने हमें वहां बुलाया है और वो कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन कमल जी कहते हैं, परेशान? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हम भी चलते हैं आपके साथ। रतन जी हाँ में सिर हिलाते हैं। दोनों एक बार अद्वैत की तरफ देखते हैं जो कि मंडप में बैठे हुए विधि कर रहे थे। दोनों ऊपर गुंजन के कमरे की ओर चले जाते हैं। कमल जी रूम नॉक करते हैं। अदिति अस्मिता दरवाजे की तरफ देखती हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलें। फिर भी अस्मिता रोते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। कमल जी रतन जी दोनों कमरे में आ चुके थे। अस्मिता अब दरवाजा बंद कर देती है। कमल जी कहते हैं, क्या हुआ बिंदनी? अदिति अस्मिता को देखती है। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अदिति अस्मिता को देखती है। वो भी कुछ कह नहीं पा रही थी। अस्मिता की तो हिम्मत ही नहीं थी। तभी अस्मिता बेड के पास गिरा हुआ लेटर उठाकर रतन सा को देती है क्योंकि उसे पता था कि अगर कमल जी पढ़ेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। रतन जी पेपर पढ़ने लगते हैं। उसी वक्त उसके साथ उनके हाव भाव बदलते जा रहे थे। कमल जी परेशानी से उन्हें देख रहे थे। कमल जी कहते हैं, क्या हुआ, हमें कोई बताएगा? कहकर रतन जी के हाथों से पेपर छीन लेते हैं और खुद पढ़ने लगते हैं। लेटर पढ़ने के साथ उनकी आंखें हैरान हो जाती है और उनके हाथों से लेटर गिर जाता है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 104। कमल जी के हाथों से वो लेटर छूट जाता है। कमल जी नीचे बेड पर गिर जाते हैं। अदिति और अस्मिता दोनों ने संभालने के लिए आगे आती हैं। कमल जी दोनों को अपना हाथ दिखाते हैं। अदिति और अस्मिता दोनों रुक जाती हैं और रोने लगती हैं। दोनों से कमल जी की हालत देखी नहीं जाती। वहीं रतन जी को तो कुछ समझ नहीं आता। वो चारों तरफ से मुश्किल में थे। लड़की के बाप को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो उनकी बेटी के ससुर थे। दुल्हन के बाप को कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त थे। एक तरफ वो अपने मंडप में बैठे बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये रिश्ता उन्होंने ही चुना था और बारात वापस ले जा भी नहीं सकते थे। समाज में उनका बहुत नाम बदनाम होने वाला था। कमल जी अपने दिल में हाथ रख लेते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्हें अपने दिल में दर्द हो रहा था। रतन जी आगे आकर कमल जी के कंधे पर हाथ रख लेते हैं। संभालिए खुद को, हम इस मुसीबत को साथ में मिलकर सह लेंगे। कमल जी अपनी नजरें उठाकर रतन जी को देखते हैं और खड़े होकर अपना सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने तो हमें अपनी बेटी दे दी लेकिन हम नहीं दे पाए। हमें नहीं पता था हमारी सयानी बेटी ऐसा कदम उठाएंगी, हमें माफ कर दीजिए। कहकर कमल अपना सिर और नजर दोनों झुका लेते हैं। वहीं अस्मिता और अदिति अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं और अपनी आवाज को दबाती है। एक आदमी जो हमेशा अपने घमंड और रौब से रहता, जिसकी मूंछ हमेशा गर्व से ताव पर रहती, आज वही आदमी मजबूरी में सामने वाले के आगे झुका हुआ है। रतन जी कमल जी के हाथ नीचे करते हैं और कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, हम गुंजन बेटी को ढूंढने जाते हैं, उसे समझाते हैं कि हमारे साथ चले। कमल जी हाँ में सिर हिलाते हैं। कमल जी बिना अस्मिता और अदिति को देखे वहां से अपने होश खोए बाहर चले जाते हैं। वहीं रतन जी अदिति के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, आपको ही सब कुछ संभालना होगा, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या क्या हुआ है। अदिति अपने बाबा साहब का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज बाबा साहब, अब
गुंजन बाईसा को ढूंढ कर ले आइए, हमारे परिवार को टूटने से बचा लीजिए, हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। कहकर वो अपने बाबा सा के गले से लग जाती है। अस्मिता भी रो रही थी। वो अपने बाबा सा भाई सा से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें ऐसे नहीं देख सकती थी। वो आगे आकर रतन सा को देखकर कहती है, काका सा क्या हम आपसे कुछ कहें? रतन सा हाँ में सिर हिलाते हैं। अस्मिता के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, हाँ कहो। अस्मिता कहती है, बाबा सा को माफ कर दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। रतन सा कहते हैं, गुंजन हमारी भी बेटी जैसी है, हमने आप सब बच्चों और हमारे बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। अस्मिता हाँ में सिर हिलाती है। रतन सा वहां से निकल जाते हैं और पार्किंग एरिया में आते हैं। मंडप में शादी की रस्में चल रही थी। अदिति नीचे आती है और सब लोगों को अदिति देखने लगती है। अदिति खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने फोन को निकालकर अद्वैत को कॉल करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अद्वैत अपनी जीप में केटर्स का सामान लेकर रास्ते से ही आ रहे थे। फोन की घंटी सुन अद्वैत फोन को उठाता है। अद्वैत फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है जिस पर हुक्मरानी सा लिखा हुआ था। अद्वैत जैसे ही फोन को उठाने जाता है, सामने से गाड़ी आती है। अद्वैत खुद की गाड़ी संभालने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग संभालता है। उसके हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और गिरकर स्विच ऑफ हो जाता है। अद्वैत की गाड़ी काफी नजदीक से साइड से निकलती है। अद्वैत गहरी सांसें लेता है और गाड़ी के बाहर निकलकर पीछे खड़ी गाड़ी के ड्राइवर को गुस्से से डांटने लगता है। वहीं अदिति फोन काट देती है और वो परेशान हो जाती है। गीता जी अदिति के पास आकर खुश होकर कहती है, क्या हुआ गुंजन बाईसा, तैयार हो चुकी है ना? कभी भी दुल्हन को बुलाया जा सकता है। अदिति बिना किसी भाव के गीता जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। गीता जी गहरी सांसें लेती है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में कमल जी, रतन जी और देवेंद्र जी यानी अद्वैत के काका सा तीनों गुंजन को ढूंढने चले जाते हैं। देवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, छोरी की इतनी हिम्मत कि वो किसी और से प्रेम करने लगी और भाग गई उसके साथ। रतन जी देवेंद्र जी को इशारा करके फिलहाल शांत रहने को कहते हैं क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर भी था और ऐसी बातें फैलने में देर नहीं लगती। देवेंद्र जी कहते हैं, आपको पता भी है भाई साहब हमें जाना कहाँ है? कमल जी कहते हैं, हमारे एक दोस्त है भानु प्रताप, वो हमारे सिटी के सीबीआई ऑफिसर है, उन्हें हमने गुंजन का नंबर और नाम भेज दिया है, वो लोकेशन का पता लगते ही हमें सेंड कर देंगे। कमल जी की बात सुनकर रतन जी और देवेंद्र जी हाँ में सिर हिलाते हैं और देवेंद्र जी कहते हैं, भाई साहब क्या आपने ये बात अद्वैत कुंवर साहब को बताई है? अद्वैत का नाम सुनकर रतन जी और कमल जी के चेहरे पर शिकन की लकीरें दौड़ने लग जाती है। उन्होंने तो अद्वैत को बताया ही नहीं है। जब अद्वैत को पता चलेगा कि हुआ क्या है तो क्या होगा, कहीं अद्वैत सबके सामने गुस्सा न करे। कमल जी गहरी सांसें लेकर कहते हैं, अदिति बिन्नी उन्हें संभाल लेंगी। कहकर वो लोग एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तीनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को नीचे लाया जाए। ये सुन अदिति हैरान हो जाती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो क्या करेगी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहां मौजूद सभी लोग अदिति को ही देख रहे थे। अदिति जबरदस्ती का मुस्कुराती है और कहती है, हम अभी लाते हैं। कहकर अदिति बिना किसी से नजरें मिलाए ऊपर चली जाती है। आदि को कुछ गड़बड़ लगती है। वो भी अदिति के साथ ऊपर चला जाता है। अदिति कमरे में आती है और सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। सामने अस्मिता लाल जोड़े में तैयार थी। उसने अपने सर पर घूंघट लिया हुआ था। अदिति कुछ बोलती उससे पहले आदि कमरे में आता है और सामने अस्मिता को गुंजन की जगह देखकर हैरान हो जाता है। अदिति आगे आकर कहती है, आप क्या कर रही हो? आप शादी के जोड़े में? अस्मिता आगे आकर कहती है, भाभी साहब जब तक गुंजन बाईसा नहीं आती तब तक हम उनकी जगह ले लेते हैं, दोनों घर की इज्जत बच जाएगी। अस्मिता की बात सुनकर अदिति आदि दोनों ही हैरान थे। वो नाम में सिर हिलाते हैं। आदि कहता है, गुंजन बाईसा की जगह ले लेते हैं मतलब क्या? मतलब कहाँ है गुंजन? अस्मिता आदि के सामने देखती है। अदिति आदि के सामने देखकर कहती है, वो देवर सा ननन सा घर पर नहीं है, उन्हें ढूंढने बाबा सा और काका सा बाहर गए हैं। आदि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अस्मिता वहां रखा हुआ लेटर देती है। आदि उस लेटर को पढ़ता है। लेटर के पढ़ने के साथ गुस्से से कहता है, कौन है वो लड़का जिसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी घर की बेटी पर नजर रखने की? कहकर आदि गुस्से से बाहर जाने लगता है। अदिति आदि को रोककर कहती है, देवर सा खुद को संभालिए, ये बात गुस्सा करने का नहीं है, यहाँ 1000 से ज्यादा लोग हैं, किसी को कुछ भी पता चला ना तो आपको पता है दोनों परिवार की इज्जत का क्या हाल होगा। आदि गुस्से से आंखों में नमी लेकर कहता है, गुंजन ऐसे कैसे कर सकती है? क्या कमी रहने दी हमने? कितना प्यार किया है उसे और किसी से प्यार की उम्मीद क्यों भाभी साहब क्यों? अदिति की आंखें नम हो जाती है। तभी अस्मिता कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है, अगर हम नीचे नहीं गए तो सब ऊपर आ जाएंगे हमें ढूंढने, प्लीज हमें नीचे चलना चाहिए। अदिति नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये धोखा है हमारे भाई साहब के साथ, धोखा नहीं कर सकते। और जब आपके भाई साहब को पता चलेगा तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे, ऊपर से यही कहेंगे कि हमने इस घर की बहू होकर कुछ नहीं संभाला। आदि कहता है, सही कह रही है भाभी साहब, एक बेटी के बदले दूसरी बेटी नहीं दे सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्मिता दोनों का हाथ पकड़ के कहती है, थोड़ी ही देर की तो बात है, तब तक बाईसा भी आ जाएंगी, अगर दुल्हन नीचे नहीं गई तो बदनामी हो जाएगी, प्लीज भाभी साहब इस वक्त इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अदिति अस्मिता का गाल पकड़ के कहती है, और गुंजन ननन सा वक्त पर नहीं आई तो? ये सुन अस्मिता थूक निकलती है। उसे अद्विक की आंखों में वो गुस्सा नजर आता है जो हमेशा वो उसे मिलने पर करता है। अस्मिता अपनी आंखें बंद करके कहती है, हम अद्विक जी से शादी कर लेंगे, हम अपने बाबा सा की इज्जत का तमाशा होते हुए जीते जी तो नहीं देख सकते। बाईसा की तरह मतलब ही नहीं हूं मैं, अगर किसी से ज्यादा प्यार है तो हमें हमारे बाबा से है और भाई सा से है, चाहे वो दोनों हमें कितना भी डांटते हो, कितना भी गुस्सा करते हो, पर कभी भी हमारे मन में उनके प्रति कभी भी कोई नफरत की भावना नहीं आई। अस्मिता की बात सुनकर अदिति अस्मिता को गले से लगा लेती है। उसे अपने शादी के दिन की याद आ जाती है। अदिति अलग होकर कहती है, हम महादेव से प्रार्थना करते हैं गुंजन बाईसा वक्त पर आ जाए। कहकर अदिति अस्मिता के सिर पर घूंघट डाल लेती है। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पहुंच गई थी। अदिति अपने फोन में देखती है, उसने 40 से 50 बार अद्वैत को कॉल लगाया था। उसने अद्वैत के बॉडीगार्ड शेरा को भी फोन लगाया था, शेरा भी फोन नहीं उठा रहा था। अदिति इतना बड़ा फैसला अद्वैत के बिना नहीं लेना चाहती थी। वो आदि को देखती है। घर में अब एकमात्र मर्द आदि ही था। वो बोली, देवर साहब क्या हम सही कर रहे हैं? आदि भी अस्मिता को देखता है। वो अद्वैत की तरह सक्षम नहीं था डिसीजन लेने में, क्योंकि उसने अपना पूरा टाइम मटर गश्ती करने में ही बिताया था। वो अपना फोन उठा के अद्वैत को कॉल करता है। अद्वैत का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तभी डोर नॉक होती है। अस्मिता घूंघट लेकर धीरे से कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, चलिए भाभी साहब। कहकर अदिति का हाथ पकड़ लेती है। वो मन ही मन गुंजन के आने की प्रार्थना कर रहा था। अदिति अस्मिता को पकड़े कमरे से बाहर आती है। भैरवी जी कहती है, क्या कर रही हो लड़कियों, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं और अस्मिता कहाँ दिखाई नहीं दे रही है सुबह से। अदिति हड़बड़ा के कहती है, वो काकी साहब वो शायद उनके साथ ही गई होंगी। भैरवी जी कहती है, पता नहीं आपके ससुर जी काका साहब रतन साहब कहाँ चले गए हैं शादी छोड़कर, सब लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, पहले आप दोनों चलिए नीचे। कहकर दोनों को नीचे लेकर जाती है। अस्मिता मंडप को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर कौन सी बहन होगी जो उसकी बहन के होने वाले पति के साथ शादी करना चाहेगी? अस्मिता आंखें बंद करके कहती है, प्लीज भाई साहब आ जाइए, आपने अद्विक जी जैसे इंसान को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अदिति अस्मिता को अद्विक के पास बिठा देती है और उसका घूंघट सही से करने लगती है। अदिति को बहुत डर लग रहा था। तभी दरवाजे से अद्वैत अंदर आता है और सामने मंडप में देखता है। अद्वैत हाँफ रहा था। वो अपनी बहन की शादी मिस नहीं करना चाहता था। अद्वैत राहत की सांस लेता है और हल्का सा मुस्कुराकर गुंजन को सामने देखने लगता है। अद्विक और गुंजन दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। तभी अद्वैत का ध्यान अदिति पर जाता है जो कि गुंजन को बिठाने में मदद कर रही थी। अद्वैत को अदिति की आंखें कुछ अजीब सी लगती है, जैसे वो काफी रोई हो। अद्वैत आगे अपने कदम बढ़ाता है। वहीं अदिति अस्मिता के कान में धीरे से कहती है,
ननंद साहब प्लीज एक बार आप सोच लीजिए, कहकर उसका ध्यान सामने खड़े अद्वैत पर जाता है, जो हल्का सा मुस्कुराकर आगे आ रहा था। तभी उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। अद्वैत की आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। वो मंडप के पास आता है और अदिति को अपने पास आने का इशारा करता है। अदिति अद्वैत के पास आती है। अद्वैत अदिति का हाथ पकड़कर गुस्से से वही नीचे के फ्लोर में बने कमरे की ओर ले जाता है। सभी लोगों का ध्यान इस वक्त दुल्हन पर था, जिस कारण अदिति और अद्वैत को कोई नोटिस नहीं करता। अदिति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों कमरे में आते हैं। अद्वैत जोर से दरवाजा बंद करके कहता है, अस्मिता बाईसा मंडप में क्या कर रही है और तुम उन्हें क्या कह रही थी? अद्वैत का सवाल सुनकर अदिति हैरान हो जाती है। आखिर अद्वैत को एक नजर में कैसे पता चल गया कि सामने गुंजन नहीं अस्मिता है? और वैसे भी अस्मिता ने तो घूंघट लिया हुआ था और दोनों की फिगर भी लगभग एक जैसी थी। दोनों की हाइट भी सेम थी, बस फर्क इतना था कि अस्मिता अद्वैत की तरह दिखती थी। दोनों कमल जी पर गए थे और गुंजन गीता जी की तरह दिखती थी। अद्वैत की बात सुनकर अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसे अद्वैत से इस वक्त डर तो नहीं लग रहा था, पर जब उसे सच्चाई का मालूम चलेगा तो उसके बाद का रिएक्शन सोच के उसे बहुत डर लग रहा था। वहीं अदिति को कुछ भी जवाब न देते हुए अद्वैत गुस्से से कहता है, बताओ अदिति वहाँ अस्मिता क्यों है? गुंजन कहाँ गई है? अद्वैत की बात सुनकर अदिति धीरे से अद्वैत के कंधे पर हाथ रख के कहती है, वो कौन सा गुंजन बाईसा, कहकर रुक जाती है। अद्वैत अदिति का हाथ नीचे रख के उसकी बाह पकड़कर कहता है, गुंजन बाईसा क्या? अदिति अपनी आंखें बंद करके कहती है, वो घर पर नहीं है, वो शादी छोड़कर चली गई है। अदिति की बात सुनकर अद्वैत अदिति को छोड़ देता है। वो हैरान रह गया था। वो गुस्से से कहता है, अदिति ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, सच बताओ गुंजन बाईसा कहाँ है? वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। अदिति को भी अद्वैत की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसकी आंखों में देख के कहती है, हम सच कह रहे हैं हुकुम साहब। आता है वो उसकी आंखों में देख के कहती है, हम सच कह रहे हैं हुकुम साहब, आपकी कसम गुंजन बाईसा हवेली में कहीं भी नहीं है। दोनों बाबा साहब और काका साहब गए उन्हें देखने के लिए। अदिति की बात सुनकर अद्वैत के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अदिति अद्वैत को पकड़ लेती है। अद्वैत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अदिति से दूर होकर उसकी तरफ पीट करके गहरी गहरी सांसें लेता है। अदिति आगे बढ़कर वो लेटर अपने लहंगे में लगाए बटवे से निकालकर उसे देती है। अद्वैत सवालिया नजरों से लेटर की ओर देखता है और उसे पढ़ने लगता है। सॉरी भाई साहब और बाबा साहब, हम जानते हैं हम बहुत गलत कर रहे हैं। हमें पहले ही बता देना चाहिए था आप सबको कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। जानते हैं भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि आपने हमसे पूछा भी था, पर हम उस वक्त डर गए थे। हम डरपोक थे, हद से ज्यादा डरपोक, कि हमारे भाई साहब और हमारे बाबा साहब को हम ये बात नहीं बता पाए कि हम किसी और से प्यार करते हैं। हम उस शख्स को पाना चाहते हैं कि हम उससे बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, पर क्या करते हैं हम नहीं बता पाए वजह कि वो लड़का राजपूत तो है पर वो हमारी जिले के साइड का नहीं है। वो लड़का हमारी तरह ऊंची जात का नहीं है। वो हमारी तरह पैसे वाले नहीं है। अगर हम ये सब बात सबको बताते तो आप सब मना कर देते। अद्विक जी बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जब भी वो हमसे मिलते हैं हमारे सामने मुस्कुराते हैं। हमें उन्हें देखकर हमेशा शर्म आती थी क्योंकि वो बहुत आकर्षक पुरुष रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उनकी जिंदगी बिगड़े। हम उन्हें पूरी जिंदगी खुश नहीं रख पाते, इसलिए हमने शादी ना करने का डिसाइड किया। जानते हैं हमने बहुत गलत टाइम पर मना किया है, पर हमें लगा कि हम कर लेंगे, हम भुला देंगे अपने प्यार को, पर हमसे नहीं हो पाया और आखिर में हमने अपने प्यार को चुना। हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और सबसे ज्यादा गुनहगार तो हम अद्विक जी के। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी गुंजन। अद्वैत के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपने हाथों में पकड़े लेटर को गुस्से से फाड़ देता है। अदिति डर के मारे एक कदम पीछे हो जाती है। तभी कमरे में आदि आता है। अद्वैत मुड़कर आदि को देखकर कहता है, कहाँ गए हैं बाबा साहब और काका साहब? आदि भी एक बार के लिए काम जाता है और डरते हुए कहता है, हमें नहीं पता भाई साहब। अद्वैत अदिति के हाथों से उसका फोन लेता है और रतन साहब को फोन करता है। रतन साहब एक बार में ही फोन उठा लेते हैं। अद्वैत अपनी भारी आवाज में बोलता है, आप अभी कहाँ हैं? अद्वैत की बात सुनकर रतन साहब कहते हैं, जमाई साहब हम महादेव के मंदिर में, जो हमारे शहर में सबसे पुराना और प्रख्यात है। अद्वैत बिना कुछ बोले फोन काट देता है और एक नजर अदिति को देखता है। तुमने ये सही नहीं किया। तुम अस्मिता को मंडप में बैठने से रोक सकती थी। अदिति आखिर कैसे तुमने उसे जाने दे दिया? बड़ी भाभी साहब हो तुम उसकी, तुम्हें समझना चाहिए था उसे। हम इतने भी गाय गुजरे नहीं है कि एक बेटी के चलते दूसरी बेटी को मंडप में बिठा दे। कहकर वो गुस्से से बाहर मंडप की ओर जाने लगता है। अदिति अद्वैत के पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है, हुकुम साहब हमारी बात सुनिए एक बार प्लीज, एक बार रुक जाइए। अद्वैत बिना अदिति की ओर देखे रुकता है। अदिति उसके आगे आकर कहती है, प्लीज गुंजन बाईसा को लेकर आइए, हम शादी को रोकते हैं। हम वादा करते हैं जब तक आप सब वापस नहीं आते तब तक हमें शादी नहीं होने देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये सुनकर अद्वैत अदिति को एक नजर देखता है और कहता है, उम्मीद तो हमसे तुम्हें यही है। कहकर वो वहां से लॉबी से होकर बाहर जाने लगता है। आदि अदिति के पास आता है। अभी इसी वक्त उसे घर में सबको संभालना था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। हवेली के बाहर जाने लगता है। वहीं अदिति गहरी सांस लेती है। उसे अद्वैत की बातों का बुरा नहीं लगता है। वो अद्वैत की हालत समझ सकती थी। जब ऐसा कुछ घर में होता है तो पहले तो विश्वास ही नहीं होता और गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ समझ नहीं आता कि गुस्से में क्या कर रहे हैं और क्या बोले जा रहे हैं। अदिति जल्दी से नीचे जाती है। आदि भी उसके साथ नीचे चला जाता है। अदिति सभी को देख रही थी। अस्मिता का हाथ अद्वैत के हाथों में था। वो मंडप के पास आकर कहती है, रुक जाइए पंडित जी। अदिति की बात सुनकर सारे मेहमान और सभी लोग अदिति की तरफ देखते हैं। अदिति को काफी डर लग रहा था। वो काफी हिम्मत करती है और गहरी सांस लेकर कहती है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण ये शादी कुछ वक्त के लिए रोकनी होगी। जब बाबा साहब और हुकुम साहब घर आ जाएंगे तब ये शादी वापस से शुरू कर सकते हैं। अदिति की बात सुनकर दादा साहब आगे आते हैं और कहते हैं, कैसी प्रॉब्लम और सब आदमी कहाँ गए? अदिति आदि की तरफ देखती है और दादा साहब को देखकर कहती है, वो दादा साहब अद्वैत जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और सब उन्हें लेने गए हैं। गीता जी कहती है, पर अद्वैत कुमार तो ठीक थे, अभी भी तो थोड़ी देर पहले ही आए थे। अदिति हाँ में सिर हिलाकर कहती है, वो ठीक है पर ड्राइवर को बहुत ज्यादा चोट लगी है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। कमल बाबा से ने कहा उनके लिए शादी से इंपॉर्टेंट किसी की जान है। अदिति पहली बार झूठ बोल रही थी, वो भी इतनी सफाई से। ये देखकर आदि भी हैरान था। सब मेहमान कमल जी की सोच पर गर्व महसूस करते हैं। पंडित जी कहते हैं, इस दुनिया में अगर सबसे पुण्य का काम है तो वो है किसी की जान बचाना। ठीक है, जब तक बड़े मालिक और सब नहीं आते तब तक हम इंतजार करेंगे। आप दुल्हन को ऊपर कमरे में ले जाइए। अदिति हाँ में सिर हिलाकर अस्मिता को खड़ा कर देती है और ऊपर कमरे में लेकर जाती है। दोनों कमरे में आकर गहरी सांसें लेते हैं। अस्मिता कहती है, क्या हुआ भाई साहब, वो घर आने वाली है कि नहीं? अस्मिता की बात सुनकर अदिति कुछ नहीं कहती, उसे क्योंकि कुछ भी मालूम ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर गुंजन और वो आदमी दोनों मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ रहे थे। गुंजन के गले में और उस आदमी के गले में माला थी। दोनों काफी खुश लग रहे थे। गुंजन ने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों मंदिर से नीचे उतरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी सामने से कमल प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह और रतन सिसोदिया तीनों ऊपर आते हैं। तीनों की आंखें गुंजन को देखकर हैरान थी। कमल जी अपने सीने पर हाथ रखते हैं। तीनों गुंजन और उस आदमी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कमल जी उनके सामने आकर उस आदमी को देखकर कहते हैं, तुमने हमारी बेटी को भगाया। उस आदमी की नजर नीचे हो जाती है। वहीं कमल जी का हाथ गुस्से से कांपने लगा था तो वो गुस्से से कहते हैं, तुम इस आदमी के लिए भागी थी? तुम इस आदमी से प्यार करती हो? ये सुन गुंजन की नजरें नीचे हो जाती है। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपनी नजरें उठाने की।
आपस में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। संध्या पूजा होने के कारण वहाँ कई लोग आ चुके थे। तभी वहाँ भानु आते हैं। भानु कोई और नहीं, कमल जी के दोस्त सीबीआई ऑफिसर थे। वो आसपास का माहौल देख रहे थे। भानु जी कमल जी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हमें मंदिर के पीछे पंडाल में जाना चाहिए, वहाँ कोई नहीं होगा। भानु की बात सुनकर सब आसपास देखते हैं। वो लोग पीछे के पंडाल की ओर चले जाते हैं। भानु अपना एक ऑफिसर बाहर की ओर खड़ा कर देता है। भानु आगे आकर गुंजन से कहते हैं, बेटा सच सच बताना, क्या इस लड़के ने आपको कोई ब्लैकमेल किया था या कुछ ऐसा जिससे डर के आपको भागना पड़ा? बताओ हमें। गुंजन उस आदमी की ओर देखकर कहती है, नहीं, इन्होंने हमें मजबूर नहीं किया था, हम खुद से भागे हैं। भानु गहरी सांसें लेता है। उनके पास ऐसे रोज ना जाने कितने केसेस आते थे पुलिस स्टेशन में। अगर लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा हो और वो अपनी मर्जी से भागी हो तो कोई भी लड़के को कुछ भी नहीं कर सकता था। कमल जी एक बार उम्मीद से बोले, देखो जो कुछ भी हुआ है हम सब भूल जाएंगे, और जो तुमने ये शादी की है वो बड़ों की गैर मौजूदगी में की है, तो इसे कोई भी सच नहीं मानेगा। हम वादा करते हैं, वापस चलो, दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुंजन अपने बाबा सा की बात कर रही थी। आज तक उसके बाबा सा ने कभी भी तुम कहकर नहीं पुकारा था। वो हमेशा गर्व से गुंजन बाईसा कहते थे, और आज उनकी तो बात करने की टोन भी चेंज हो चुकी थी। वो नाम से हिलाकर कहती है, नहीं हमें नहीं आना है, हमारी शादी शेरा जी से हो चुकी है, जिन्हें हम बचपन से बहुत प्यार करते हैं। गुंजन की बात सुनकर कमल जी को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर गुंजन को कुछ कहने को जाते हैं। तभी रतन जी उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें पीछे करके कहते हैं, आप शांत हो जाइए, ऐसे में सब कुछ शांति से हैंडल करना होता है, लड़की हमारे बस में नहीं है। रतन जी आगे आकर गुंजन को देखकर कहते हैं, देखो गुंजन बेटा, आप तो सबसे समझदार बच्ची थी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वापस आ जाइए। ठीक है, अगर आपको हमारे बेटे से शादी नहीं करनी है तो हम बारात वापस ले जाएंगे। अब तो आप अपने बाबा के साथ घर वापस आएंगी ना? ये बात सुनकर कमल जी और देवेंद्र जी उम्मीद से गुंजन की ओर देखते हैं। गुंजन बिना किसी भाव के नजरें हटा के कहती है, हमें नहीं जाना उस घर वापस, शेरा जी के साथ हम बहुत खुश हैं और हमारी शादी भी हो चुकी है। गुंजन की बात सुनकर मानो कमल जी के कितने ही दिल के टुकड़े हो जाते हैं और उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपने गुस्से को साइड में रखकर कहते हैं, ठीक है, तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है, हम करवा देंगे तुम्हारी शादी, वापस से शादी करवाएंगे, वो भी धूमधाम से करवाएंगे, पर हमारे साथ चलो। गुंजन ये सुनकर अपने बाबा साहब को देख के कहती है, अगर आज हमारी शादी आप सबके सामने करवा सकते हैं तो हम घर आने को तैयार हैं। उसकी बात सुनकर कमल जी और देवेंद्र जी हैरान थे। ये लड़की एक दिन के लिए भी घर आने को तैयार नहीं थी। देवेंद्र जी बोले, बेटा ऐसे थोड़ी एक दिन में शादी हो सकती है, सारी रस्में करनी होती है, लोगों तक कार्ड्स पहुंचवाने होते हैं, बाद में शादी होगी, तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आना ही होगा। गुंजन अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहती है, हम जानते हैं आप हमें बहला फुसला के घर ले जाना चाहते हैं और फिर हमारी शादी अद्विक जी से करवाना चाहते हैं, पर हम उनसे प्यार नहीं करते हैं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे और हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। गुंजन की इतना बोलते ही कमल जी की सारी हिम्मत टूट जाती है। वो धम से घुटने के बल गिरते हैं। रतन जी और देवेंद्र जी की आंखें बंद हो जाती है। गुंजन शेरा को कसकर पकड़ लेती है। कमल जी धीरे से अपने सिर से पगड़ी निकालते हैं। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। घर से लेकर अब तक उन्होंने अपने आंसुओं को नीचे गिरने से रोका हुआ था। वो अब नीचे गिर चुके थे। कमल जी अपनी पगड़ी को गुंजन और शेरा के कदमों में रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ में गुंजन बाईसा अपने बाबा सा की इज्जत है, इन्हें बचा लीजिए और घर वापस चलिए, अपने परिवार के पास चलिए। कहकर वो अपना सर झुकाते हैं। वो एक क्षत्रिय थे, चाहे तो वो खींचकर गुंजन को अपने साथ लेकर जा सकते थे और शेरा को मार मार कर गुंजन को जबरदस्ती ले जाते, जो कि अक्सर कई परिवारों में होता है। पर कमल जी ऐसे इंसान नहीं थे, दिखने में कठोर थे, पर अपने बच्चे से बहुत प्यार था उन्हें। गुंजन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बाबा साहब को पहली बार ऐसे झुकते हुए देख रही थी। शेरा आगे बढ़ा, उसकी आंखें भी ये दृश्य देखकर नम हो चुकी थी। वो कमल जी की पगड़ी को अपने हाथों में ले लेता है। गुंजन शेरा को कसकर पकड़ लेती है। कमल जी वहीं नीचे जमीन पर बैठे थे और अपनी बेटी से वापस चलने की भीख मांग रहे थे। गुंजन सिर्फ खड़ी होकर अपने बाबा साहब को इस तरह से देख रही थी। तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज आती है, हट जाओ हमारे बाबा साहब के सामने से, वरना हम वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी दर्द से चीखती हुई सुनाई देगी। कहकर वो शख्स आगे आकर अपने बाबा साहब को जमीन पर से खड़ा करता है। उनकी पगड़ी अपने हाथ में लेकर उन्हें मानपूर्वक पहनाते हुए गुस्से से कहता है, कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़की के लिए अपनी इज्जत उसके कदमों में रखने की। गुंजन उस शख्स को गुस्से से देखकर कांप जाती है। वो नीचे जमीन की ओर देखने लगती है। वो इंसान कोई और नहीं अद्वैत था। अद्वैत आगे आकर शेरा का गिरबान पकड़कर गुस्से से कहता है, वाह क्या वफादारी निभाई है तुमने, हमारे घर पर रहकर बेबसी और गरीबी का नाटक किया और हमारी ही आंखों के सामने हमारे घर के नीचे से हमारे घर की इज्जत को लेकर चले गए। क्या वफादारी निभाई है। अरे कम से कम अपनी रोटी का कर्जदार तो रहता। जिस कमल प्रताप सिंह ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे बाबा साहब को तुम्हें जॉब पर रखा, उनके लिए ईमानदार तो रहते। तुमसे अच्छे तो वो बेजुबान कुत्ते होते हैं जो वफादार होते हैं, पर तुम छी छी। कहकर अद्वैत साइड में थूक देता है। उसे हद से ज्यादा सदमा लगा था क्योंकि शेरा उसके साथ ही पला बढ़ा था। उसके साथ ही उसकी कॉलेज पूरी हुई थी। उसके साथ ही उसकी गहरी दोस्ती भी थी। गुंजन अद्वैत को धक्का देते हुए कहती है, भाई साहब बहुत हो गया, आप हमारे पति के बारे में बोल रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सब चले जाइए और हमें सुखी जीवन जीने दीजिए। अद्वैत की सुनकर और गुस्से में आ जाता है और गुंजन को गुस्से से देख दांत पीसते हुए कहता है, हमारे बाबा साहब का सुख चैन छीन कर आप दोनों को सुखी जीवन जीना है, हम भी देखते हैं कैसे सुखी रहते हो। एक एक पल हमने चुन चुन के तड़पने में ना गिनवाए तो हमारा नाम भी अद्वैत। अद्वैत आगे कुछ कहता उससे पहले भानु जी आगे आकर बोले, कुंवर साहब खुद को संभालिए, कुछ भी मत बोलिए, ये आपकी बहन है। अद्वैत गुस्से से कहता है, कौन सी बहन? आज इन्होंने जो हरकत की है हमारे परिवार और उसकी इज्जत के साथ हमारे सारे नाते से टूट गए। अरे हमने जिस बहन को संस्कारी और भोली समझा था, उसने परिवार की इज्जत और मान का बिल्कुल ख्याल नहीं किया और भाग गई बेशर्मों की तरह। और दूसरी बहन जिसे हम हर वक्त डांटते रहते, हमेशा उनकी हरकतों से परेशान रहते थे, जिन्हें हमने हर पल नादान समझा, आज वो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी और के होने वाले दूल्हे के साथ मंडप में बैठी है। अद्वैत की बात सुनकर कमल जी और रतन जी हैरान हो जाते हैं। अस्मिता मंडप में बैठी थी, वही गुंजन भी हैरान हो जाती है और वो रोते हुए कहती है, आप सबकी नियम मर्यादा समाज इज्जत के वादे के चलते अब कभी भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते हैं, बस उन्हें अपनी मर्जी थोपकर बिठा देते हैं जैसे बाबा साहब और आप हर बार करते हैं। गुंजन की बात सुनकर अद्वैत हैरान था। गुंजन कभी भी ऐसा उसके सामने ना ही बोली थी, ना ही अपने बाबा साहब के सामने बोली थी, बल्कि चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, वो अपने बाबा साहब और भाई साहब से प्यार से ही बात करती थी। अद्वैत गुस्से से अपना हाथ उस पर उठाता है। गुंजन का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है, पर उसे थप्पड़ नहीं लगा था। अद्वैत बस बहुत गुस्से में था, पर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाए। वो अपने हाथों को वापस ले लेता है। गुंजन अद्वैत को देखकर आंख में आंसू लेकर कहती है, दिखा दी ना अपनी असलियत, बचपन से हम देखते आए, आपने हमेशा उस अस्मिता को प्यार किया है, हम तो जैसे आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे। ये सुनकर अद्वैत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वो गुस्से से बोला, हमने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, हमने और बाबा साहब ने तुम पर अपने डिसीजन को थोपा। रियली? क्या बाबा साहब ने आपसे नहीं पूछा था क्या? हाँ, हमने भी आपसे पूछा था कि नहीं, तो क्यों नहीं बोला उस वक्त? अरे बाबा साहब से डर था तो एक बार आकर हमें बता देती, हमसे डर था तो एक बार माँ साहब को बता देती, पर किसी को तो बताती। ठीक है, हम आपके बड़े भाई साहब थे, थोड़ा सा तुम पर गुस्सा करते डांटते, पर हम आपको मारने वाले तो नहीं थे ना जो इतना डर गई थी। और क्या कहा? कभी हमने आपसे प्यार नहीं किया,
सबको घर में पता है कि हम कितने शांत स्वभाव के हैं। हम ज्यादा नहीं बोलते और आप भी ज्यादा नहीं बोलती। अस्मिता बाईसा जानबूझकर हमें परेशान करती है क्योंकि हम उनसे बात करें, गुस्सा करें और गुस्सा हो जाते हैं तो हमें पछतावा भी होता है कि हमने उन पर गुस्सा क्यों किया। इसीलिए हम उन्हें प्यार करने मनाने जाते हैं। हमने कभी भी आप में और अस्मिता बाईसा में कोई भी भेदभाव नहीं किया। हमने राखी पर भी दोनों को समान उपहार दिए हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? बताइए कैसे कह सकती हैं आप? कहकर अद्वैत की सांसें उखड़ने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था, उसकी सांसें कम हो रही थी। रतन जी आगे आकर अद्वैत को पकड़ लेते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिदीप एफएम। एपिसोड 106। गुंजन ने आज बहुत कुछ कह दिया था जो आज तक उसने कभी नहीं कहा था। कमल जी को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो उस पल को याद करने लगते हैं जब गुंजन चलना सीख रही थी और वो धीरे धीरे अपने बाबा सा के पास आ रही थी जो कि सोफे पर कुछ फाइल्स रीड कर रहे थे। गीता जी वहां आते हुए कहती है, हमारी बच्ची को देखिए गुंजन बाईसा को। कमल जी पीछे मुड़कर गुंजन को देखते हैं जो हंसते हुए उनके पास आ रही थी। कमल जी खड़े होकर घुटने के बल बैठकर अपने हाथ फैलाते हैं। ये देख गुंजन और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भागते हुए उनके पास आने की कोशिश करती है पर वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है और वो रोने लगती है। कमल जी जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। गुंजन अपना सर उनके कंधे में रखकर चुप हो जाती है। कमल जी अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें बहुत दर्द होता है। रतन सा उन्हें पकड़ते हैं। रतन सा गुंजन से कहते हैं, बच्चे ऐसी बात नहीं करते हैं, वो आपके भाई सा है और बाबा सा है, उन पर क्या बीत रही है आप जानती भी है। गुंजन अपनी नजरें फेर लेती है। अद्वैत उसे देख ही रहा था कि एक ही दिन में इतनी नफरत, ऐसे कैसे? ना उसने कभी गुंजन से गुस्से से बात की थी ना कमल जी ने कभी की थी। देवेंद्र जी बोले, गुंजन बेटा अपने काका साकी तो आप जान है ना, आप हमारी बात तो मानेंगी ना? चलिए हमारे साथ, हम वादा करते हैं आप जिसके साथ करना चाहे उनके साथ हम आपकी शादी करवा देंगे, आप हमारे साथ चलिए। शीरा गुंजन की तरफ देखकर कहता है, अब आपको अपने परिवार के पास जाना चाहिए। जो आपको चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना। गुंजन शीरा को देख के कहती है, कि आप क्या कह रहे हैं? हम आपसे ही प्यार करते हैं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? शीरा गुंजन से नजर हटा के कहता है, हाँ करते हैं, पर हम इस तरह शादी नहीं करना चाहते अपने प्यार से। गुंजन गुस्से से कहती है, हमारा कसूर नहीं है। अगर हम आपको ब्लैकमेल नहीं करते तो आप अपनी आंखों के सामने हमें किसी और का होता देखते। कैसे इंसान है आप? एक क्षत्रिय होकर भी आप इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं? अद्वैत कमल जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शीरा गुंजन की ओर गुस्से से देखकर कहता है, क्षत्रिय कभी जबरदस्ती शादी नहीं करते। आज तक ना हमारे राजा महाराजा ने कभी ऐसा किया है। एक राजा युद्ध जीता हो या हारे हुए राजा हो, ये चाहे कहीं भी हो, उनकी बेटी जीते हुए राजा से शादी करे तो हमारे राजा मानपूर्वक उनकी इच्छा स्वीकार करके उनकी बेटी से शादी कराकर उन्हें रानी बनाते थे और उन्हें मानपूर्वक अपने राज्य में रहने देते थे। उस समय चाहते तो वो उनकी बेटी को नौकरानी बनाकर रख सकते थे, पर उनके संस्कारों में ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक वैसे ही हम डरपोक नहीं है, वरना आपके भाई सा की तरफ आती गोलियां हम अपने सीने में नहीं खाते। अद्वैत गहरी सांस लेता है। वो शीरा की इस धोखे से बहुत गुस्सा था, पर शीरा ने कई बार अद्वैत की रक्षा की थी जिसे वो भुला नहीं सकता था। शीरा वापस से बोला, अगर आप खुद को आग से जलाने की धमकी हमें ना देते तो हम आपको यहाँ से भगाते नहीं, क्योंकि हम कभी भी अपनी वफादारी पर उंगली उठने नहीं दे सकते थे। अद्वैत ये सुनकर हैरान था। वो हैरानी से गुंजन की ओर देख रहा था। कमल जी बोले, क्या क्या कहा तुमने? शीरा नीचे देखने लगता है। वो गुस्से में क्या क्या बोल गया था। वो कभी भी अपने बड़े मालिक और कुंवर को धोखा नहीं देना चाहते थे। अद्वैत आगे आकर बोला, एक मिनट, गुंजन ने खुद को मारने की धमकी दी थी? शीरा गुंजन के सामने देखता है। गुंजन भी शीरा की ओर देखती है और गुस्से से अद्वैत को देखकर कहती है, हाँ हमने दी थी धमकी, और वो सिर्फ धमकी नहीं थी। अगर शीरा जी नहीं आते तो हम खुद की जान ले लेते और आज हमारी डोली नहीं अर्थी उठती उस घर से। गुंजन इतना ही बोली थी कि एक थप्पड़ आकर उसके गालों पर लगता है। गुंजन का चेहरा दूसरी ओर हो जाता है। अद्वैत का हाथ अभी भी हवा में था। उसका हाथ कांप रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कमल जी और रतन जी दोनों हैरान थे। अद्वैत ने पहली बार अपनी नाजुक सी बहन पर हाथ उठाया था। अद्वैत गुस्से से कहता है, दिमाग खराब हो चुका है आपका। एक बाहर वाले लड़के के लिए अपने जान देने की कोशिश कर रही हैं आप, और अपनी जिंदगी पर इतना इतना क्यों नहीं है? ये जिंदगी भी आपको बाबा सा और मां सा ने दी है। हमारा और बाबा सा को छोड़ो, अपने मन में अपनी मां सा का ख्याल भी नहीं आया आपको, जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिन्होंने इतना दर्द सहा और आपको ये जिंदगी दी। उनके कोख का तो मान रखती, खुद को कैसे खत्म करने के बारे में सोच लिया। ये आदमी आपके लिए इतना खास हो गया कि आज अपनी मां सा और अपने बाबा सा को भी ध्यान में नहीं रखा आपने। बताइए गुंजन। गुंजन भी अपने गालों पर हाथ रख के कहती है, हमने नहीं कहा था हमें जन्म दे, उनका खुद का डिसीजन था। वैसे भी उनका वारिस पहली बार में आ ही चुका था, बाद में दूसरा बच्चा नहीं करते और क्या। अद्वैत गुस्से से अपना हाथ दिखा के कहता है, बस बस बहुत हो चुका शीरा, इसे हमारे सामने से ले जाइए। हमारे परिवार में ऐसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है जो अपने मां सा और बाबा सा का मान न रख सके। आज से हमारे लिए ये मर चुकी है। हमारी सिर्फ एक ही बहन है, अस्मिता प्रताप सिंह। इस लड़की के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तुमने हमारे लिए जितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है, हमारी जान बचाई है, उसका एहसान चुका रहे हैं हम। हमारे घर की इज्जत देकर चले जाओ इसे लेकर इस शहर से और राज्य से दूर चले जाओ। कहकर अद्वैत पीछे मुड़ जाता है और अपने बाबा सा का कंधा पकड़कर कहता है, चलिए बाबा सा। गुंजन आंखों में आंसू लिए सामने देखती है। उसके बाबा सा और भाई सा दोनों ही जा रहे थे। उसे लगा था एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद वो घर वालों को मना लेगी। कमल जी एक नजर भानु को देखते हैं। भानु कहते हैं, माफ कीजिएगा प्रताप सा, पर कानून के हिसाब से लड़की खुद जाना चाहे तो हम केस फाइल नहीं कर सकते। अद्वैत बिना भानु जी को देखे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई केस नहीं करना, पर हाँ एक FIR जरूर लिखना। अगर शीरा और उसकी पत्नी हमें चित्तौड़गढ़ में कहीं भी दिखे तो हम बिना पूछे उन्हें गिरफ्तार कर ले। ये बात सुनकर गुंजन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अद्वैत को पुकारना चाहती थी, पर इतना सब बोलने के बाद वो अपनी नजरें कैसे ऊपर कर सकती थी? वो खुद की नजरों में ही नीचे गिर चुकी थी। अद्वैत और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। गुंजन और शीरा वहीं खड़े थे। शीरा की आंखें लाल थी, उसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ याद करने लगता है। रात का वक्त, जब शीरा प्रताप परिवार की पहरेदारी कर रहा था, उस वक्त उसका फोन बज उठा। वो फोन उठा लेता है। शीरा ने नाम देखे बिना ही फोन उठाया था। वो कहता है, हेलो। सामने से प्यारी सी आवाज आती है, शीरा जी क्या बात है, हमसे नाराज है? एक बार भी आपने ऊपर नहीं देखा। शीरा आवाज पहचान जाता है। वो ऊपर देखता है जहां गुंजन सामने लॉबी में खड़ी थी और खिड़की से ही उसे देख रही थी। गुंजन अपनी नजरें नीचे करके कहती है, कैसे लग रहे हैं? हमने स्पेशल अपने हनीमून के लिए लिया है। शीरा गहरी सांसें लेकर कहता है, जो कभी नहीं होने वाला है उसके बारे में मत सोचें। कभी नौकर राजा नहीं बन सकता और राजा की बेटी की शादी कभी नौकर से नहीं हो सकती। कहकर वो फोन काटने लगता है। गुंजन कहती है, ये आपने वापस से क्या शुरू कर दिया? राजा और नौकर हम कुछ नहीं जानते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं ये बताइए हमें, वरना हम कल हमारी हवेली के पीछे वाले सरोवर में कूद जाएंगे। कहकर वो अपना मुंह बिगाड़ देती है। शीरा गहरी सांसें लेकर हल्के गुस्से में कहता है, खबरदार जो खुद को खत्म करने की बात कही, अच्छी लग रही है और क्या कहें हम। कहकर शीरा फोन काट देता है। गुंजन मुस्कुराती है और अपने सीने पर फोन रखकर शीरा को देखने लगती है। तभी शीरा का ध्यान दूसरी खिड़की पर जाता है जहां अस्मिता अपना फोन चला रही थी। अस्मिता शीरा को देखती है, वो अपना मुंह बिगाड़ देती है और वहां से चली जाती है। शीरा नाम से लाके कहता है, बड़ी वाली है जो हमसे प्यार करती है, छोटी वाली है जो हमसे नफरत करती है, क्या नसीब है हमारा। कहकर वो अपनी ड्यूटी करता है। अस्मिता अपने कमरे में जाते हुए कहती है, भाई साहब को कितनी बार कहा इनको जॉब से निकाल दे,
और हमें ये ना बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर वो अपने कमरे में आती है। वहीं संगीत वाले दिन गुंजन और अद्विक साथ में बैठे थे। शेरा दरवाजे से अंदर हवेली में आता है। गुंजन शेरा को देखकर अपना लहंगा कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। शेरा एक तक गुंजन को देख रहा था। उसे भी गुंजन को अपने सामने देख के बहुत ही तकलीफ हो रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। वहीं सामने गुंजन मैसेज में ही किसी से बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि वो कब आ रहे हैं। तभी सामने से मैसेज आता है, हम आ चुके हैं। अस्मिता सामने देखती है और मुस्कुराती है। शेरा के पीछे दो लोग खड़े हुए थे। एक उसकी सहेली थी और दूसरा शख्स उसकी सहेली का पति यानी उसके जीजू कम दोस्त था। अस्मिता की फीमेल बेस्ट फ्रेंड की शादी उसके मेल बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी। वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों आगे आकर अस्मिता से मिलते हैं और अस्मिता के साथ खड़े रहते हैं। वर्तमान में शेरा नाराजगी से गुंजन को देखता है और कहता है, आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आज इतना सब कुछ कैसे बोल दिया अपने परिवार को। गुंजन शेरा का हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज आप नाराज मत होना। अगर हम ये सब नहीं बोलते तो वो हमें खींचकर जबरदस्ती ले जाते, आप जानते नहीं उन्हें। शेरा गुंजन का हाथ झटक के कहता है। गुंजन खड़ी खड़ी वहीं रोने लगती है। शेरा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर गुस्से से कहता है, अब चलो। गुंजन हाँ में सिर हिलाकर शेरा के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर शादी रुक चुकी थी। अद्विक सोफे पर बैठा था और ऊपर गुंजन के कमरे की ओर देख रहा था। उसे बेसब्री से इंतजार था, पर पता नहीं क्यों उसकी शादी को रोक दिया गया था। अदिति नीचे वहीं खड़ी अपनी उंगलियों को उलझा रही थी। तभी हॉल में रतन जी, कमल जी, अद्वैत और देवेंद्र जी आते हैं। अदिति उन्हें देखकर राहत की सांसें लेती है। सारे मेहमान जो चेयर पर बैठे थे वो भी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अदिति उनके पीछे की ओर देखती है। गुंजन कहीं भी नहीं दिखती। अदिति अपने मन में कहती है, ये क्या गुंजन भाई सा कहाँ है? शायद वो पीछे के रास्ते से आई हो। कहकर अद्वैत को देखती है जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कमल जी वहां आकर कहते हैं, आप सभी खाना खा लीजिए, उसके बाद बाकी की रस्म शुरू करते हैं। सारे मेहमान उनकी बात सुनकर गार्डन में चले जाते हैं। रात भी बहुत हो चुकी थी। कमल जी ऊपर कमरे में देखते हैं और कहते हैं, बाबा सा, माँ सा, अद्वैत की माँ सा, आप हमारे साथ कमरे में ऊपर चलिए। उनकी बात सुनकर सब लोग सवालिया नजरों से उन्हें देखते हैं। कमल जी ऊपर चले जाते हैं। उनके पीछे देवेंद्र जी, भैरवी जी, गीता जी, दादा सा और दादी सा भी चले जाते हैं। अद्वैत एक तक मंडप को देखे जा रहा था। अद्विक को अब कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। वो रतन जी की ओर देखता है। रतन जी उर्मिला को देखते हैं और उन्हें अद्विक को कमरे में आने के लिए कहते हैं। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। आदि और गर्वित बाहर मेहमान को संभाल रहे थे। अब इस वक्त मंडप में अद्वैत, अदिति ही खड़े थे। अदिति उम्मीद से अद्वैत को देख रही थी। तभी अद्वैत का ध्यान अदिति की ओर जाता है। अदिति उसे ही देख रही थी। अद्वैत वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी नजर अदिति से हटकर सामने मंडप की ओर जाती है जो कि खाली था। सुबह ही उसने मंडप को अपनी आंखों के सामने सजाया था। मंडप की ओर एक तक वो देखे जा रहा था। तभी अदिति उसके सामने आती है। अद्वैत अपनी नजरें हटा के उसकी ओर देखता है। अदिति भी अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत अदिति की आंखों में देखता है। देखते ही देखते अद्वैत की आंखें लाल हो जाती है और वो नीचे सोफे पर बैठ जाता है। अदिति भी उसके बगल में बैठ जाती है। अद्वैत तुरंत ही अदिति के गले से कसकर लग जाता है। अदिति अद्वैत के सिर पर अपना हाथ रखती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। अद्वैत की आंख में से एक कतरा आंसू का निकलता है। उसने गुंजन और अस्मिता को अपनी बच्चियों की तरह रखा था। अद्वैत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो टूट चुका था। उसके आंसू अदिति को देखकर अब बाहर आए थे। अंदर से उसका दिल टूटा हुआ था। अदिति भी अद्वैत को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। अब दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।